आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम 12वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और हमारा आज का मौजू है अल्लाह ताला की दी गई बेशुमार नेमतें, जिसका हम जितना शुक्र अदा करें कम है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो अल्लाह ताला की नेमतों से हम घिरे हुए हैं। हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा सांस लेना, हमारा महसूस करना, हर चीज़ अल्लाह की एक बड़ी नेमत है। आज 23 मार्च है और आज ही के दिन पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई थी, जो हमारे लिए एक बड़ी नेमत और साथ में बाइसे फ़ख्र है। आज एक और अहम चीज़ भी है, आज न्यूज़ की आज सालगिरह है। हमारा आज न्यूज़ आज पूरे 19 साल का हो गया, जिसकी बुनियाद मरहूम एम एस ज़ुबैरी साहब ने रखी थी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, हमारे इस इदारे को इसी तरह कायम व दायम रखे और मज़ीद तरक्की दे। आज न्यूज़ की सालगिरह के हवाले से एक पैकेज है। हो गया हक और सच की राह में 12 मई 2007 का दिन भी आया, जब कराची में आज न्यूज़ के मरकजी दफ्तर पर शरपसंदों ने बराह रास्त फायरिंग की। हक और सच की राह में चट्टानों जैसी रुकावटें भी आईं, मगर टीम आज न्यूज़ का हौसला भी पहाड़ निकला। कारकुनों ने सफर की मुश्किल शर्त पूरी की और रास्ते आसान होते गए। जारी और सारी है। बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 19 साल हो गए आज न्यूज़ को, और जो है ये एक बड़ी खुशी की बात है और हम यही दुआ करेंगे कि हमारा इदारा इसी तरह कायम व दायम रहे। अपने मेहमानों से आपका तारुफ़ कराऊँ, हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र है जी। हमारे जो आज के मेहमान हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। अगर हम आज न्यूज़ को जानते हैं तो हम इन्हें ज़रूर जानते हैं, और आज न्यूज़ की शुरुआत से ये आज न्यूज़ के साथ हैं, और जिस तरह ये काम कर रहे हैं वो तो ज़ाहिर सभी को पता है। काफ़ी फील्ड्स में करंट अफेयर का भी हम इनके शोज़ देख चुके हैं, बिज़नेस के हवाले से इनको काफ़ी कमांड है, उसके अलावा न्यूज़ एंकरिंग भी ये कर चुके हैं। हमारे बहुत प्यारे साथी बड़े भाई हैं हमारे साथ मौजूद हैं इमरान सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई, खुश आमदीद आपको। बहुत शुक्रिया कि आपने याद किया, और बड़ी खुशी हुई कि आप आए टाइम निकाल के। और अगर हम बात करते हैं आज न्यूज़ की, तो जब आज न्यूज़ का नाम आता है वहाँ इमरान सुल्तान का नाम ज़रूर आता है। फैमिली, पूरी आज फैमिली, बिल्कुल फैमिली है जी, बिल्कुल हमारे बड़े भाई हैं, बहुत सीखा है हमने इनसे। हमारे दूसरे मेहमान हैं सिकंदर अली जज, पहले भी हमारी निशिस्त में आ चुके हैं, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। आते हैं अपने मेहमानों की जानिब। इमरान भाई, 19 साल माशाल्लाह सिर्फ आपको आज न्यूज़ में हो चुके हैं। इमरान भाई, वैसे करियर में कितना अरसा हो गया, इस हमारी जो फील्ड है इससे कितने अरसे से वाबस्ता हैं आप? मैंने जो करियर, अगर आप मेरा मीडिया के हवाले से बात करें, फाइनेंशियल जर्नलिज्म के हवाले से बात करें, तो इट्स ऑलमोस्ट 20-21 साल, क्योंकि उस ज़माने में इंडस टीवी से मैंने शुरू किया था और उसके बाद आज न्यूज़ ज्वाइन किया, और आज न्यूज़ मैंने ज्वाइन किया था 22 मार्च 2005, और अगले दिन 23 मार्च 2005 जो है वो चैनल का इनॉग्रेशन थी। तो मैं उन खुशनसीब लोगों में शामिल हूँ जो माशाल्लाह अब तक इदारे के साथ हैं, और एक बड़ा तवील सफ़र है इस इदारे के साथ, और इस बीच में बड़े मद्दोजज़र हमने देखे। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं चाहूँगा ज़रा थोड़ा सा लोगों को भी यहाँ पे बताऊँ कि जब हम कहते हैं ना आज न्यूज़ की एक ब्रांड लाइन होती है, वो लिखा होता है पाकिस्तान प्रीमियर चैनल। तो इस पे ज़रा गौर करने की ज़रूरत है कि क्यों ये लिखा होता है पाकिस्तान प्रीमियर चैनल, क्यों कहलाता है। 2005 में उस वक्त प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ 3 चैनल्स थे, ठीक, और उनकी वो जो ऑनियर होते थे उनमें से 2 दुबई से होते थे और एक की कैप्सूलिंग जो है वो बैंकॉक से होती थी। तो जो ज़ुबैरीज़ फैमिली है उनका पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल जर्नलिज्म है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो जब कभी भी तारीख लिखी जाएगी तो वो बिल्कुल बिजनेस रिकॉर्डर का, तो उनकी अव्वलीन ख्वाहिश ये थी कि चैनल का लाइसेंस हमें जो मिले, हमें पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ है उसके अंदर से हम ऑपरेट करें, और इसमें पूरा 1 साल लगा उस वक्त। और बहुत सी जगहों पे ऐसा होता था कि हम आर्काइविंग के लिए जाते थे रिकॉर्ड करने, तो लोग पूछते थे आज टीवी कब है, कौन सा है, कहाँ आ रहा है, इस तरह से शुरू में इस तरह के सवाल, लाइसेंस नहीं मिल रहा था उस वक्त। तो जब यहाँ से ऑनियर हुआ 23 मार्च 2005, तो वो पाकिस्तान प्रीमियर चैनल, और उसके बाद आपने देखा
कि मुख्तलिफ चैनल्स जो हैं वो पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल बाउंड्री है वहाँ से वो ऑपरेट करना शुरू हुए। अच्छा इमरान भाई, क्योंकि आपका जो आपने स्टार्ट लिया था अपना वो बिज़नेस के शोज़ के हवाले से लिया था, फिर अब आप माशाल्लाह करंट अफेयर भी कर रहे हैं, न्यूज़ एंकर भी आपने एज अ काम किया, ज़्यादा इंटरेस्ट आपको वैसे किस में है, ज़्यादा इंटरेस्ट किस शोबे में ज़्यादा मज़ा आता है? हाँ देखिए, ख़बरें जो मैं पढ़ रहा था पिछले दिनों वो एक हमारे डायरेक्टर न्यूज़ थे आमिर अहमद साहब, और उन्होंने एक दफ़ा मुझे कहा कि, और ये 2016 की बात है, तो उन्होंने कहा कि यार इमरान, हमें एक थोड़ा सा फेवर चाहिए आपसे कि थोड़े दिनों के लिए आप ज़रा न्यूज़ भी पढ़ लें। तो मैंने उनसे कहा कि क्या आप समझते हैं मैं पढ़ सकता हूँ? उन्होंने कहा नहीं, मुझे यकीन है आप पढ़ सकते हैं। मैंने कहा फिर कितने, क्या बस थोड़े दिनों के लिए। तो वो थोड़े दिन 2016 से शुरू हुए थे और 2023 दिसंबर में मेरी जान छूटी है उससे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जो बिज़नेस शोज़ लाइव में कंडक्ट करता हूँ, और लाइव चैनल में आप लाइव प्रोग्राम करें और बिज़नेस, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी वो होती है। अच्छा इमरान भाई, हम देखते हैं और भी एंकर्स आते हैं चले जाते हैं, 19 साल से आज टीवी के साथ ही आप वाबस्ता हैं, ज़ाहिर है आपको ऑफर्स भी हुई होंगी, आप गए नहीं, रीज़न क्या था कि 19 साल से आप आज न्यूज़ के साथ ही हैं? वजह क्या थी? हाँ, उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि मैं अगेन थोड़ा सा आऊँगा बिज़नेस रिकॉर्डर, क्योंकि मैं बिज़नेस रिकॉर्डर की जो एडिटोरियल लाइन है वो मैं देखता हूँ। सिंपल सी हमारी एक वन लाइनर पॉलिसी है, सिर्फ बिज़नेस रिकॉर्डर की भी और आज न्यूज़ की भी, और वो ये है कि आपको नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं जाना। बाकी आप हुकूमत में अगर कोई गलत हो रहा है आप एक्सपोज करें उसको, कोई भी इदारा गलत कर रहा है आप एक्सपोज करें, बिल्कुल, लेकिन आप रियासत के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। ठीक है जी। तो ये बिजनेस रिकॉर्डर की भी एक एडिटोरियल लाइन है और ये आज न्यूज़ की भी एडिटोरियल लाइन है। फिर दूसरी चीज़, क्या मैं कहीं क्यों नहीं गया, मुझे बड़ी ऑफर्स आई। बुनियादी वजह ये थी कि जनाब वामिक ज़ुबैरी साहब और अरशद ज़ुबैरी साहब जो है ये मेरे मेंटोर हैं, इन्होंने मुझे इन्वेस्टमेंट की है मेरे ऊपर, और वो इन्वेस्टमेंट किया कि मुझे बिठा बिठा के समझाना मईशत के हवाले से, इकॉनमी के हवाले बड़ी बात से। है बहुत। तो ये जो चीज़ें मैं कहीं जाके और सीखता वो यहाँ पे प्रैक्टिकली मुझे सिखाई गई, और वो भी बताई इतने गई। सीनियर्स लोग, इतने सीनियर्स लोग जो आप ज़ाहिर के जो फाइनेंशियल जर्नलिज्म को समझते हैं पाकिस्तान में, बिजनेस एंड फाइनेंस के जो एरिया है, चाहे वो आपके रेगुलेटर हों, पॉलिसी मेकर्स हों, या रेगुलेटरीज हों, या बैंकिंग सर्कल हो, या SECP हो, या स्टॉक मार्केट हो, फाइनेंशियल सेक्टर कहीं पे, तो वहाँ पे बिजनेस रिकॉर्डर की जो इंपॉर्टेंस है वो नो डाउट अबाउट। तो अब आप मुझे बताइए क्या जस्टिफाई करता है मेरा किसी और चैनल पे जाना, नहीं, कि जब मुझे एक ब्लेसिंग मिली हो। ब्लेसिंग, और फिर जाहिर है अमूमन जो भी चैनल के ओनर्स होते हैं वो बस ठीक है किसी एम्प्लॉय को रख लेते हैं, लेकिन उस एम्प्लॉय के साथ बैठ के उस चीज़ को डिस्कस करने से जो एम्प्लॉय है उसकी भी काफ़ी हौसला अफजाई होती है, और फिर एक सपोर्ट होती है कि नहीं भाई, जब इतने सीनियर लोग आपको बैठ के समझा रहे हो तो डेफिनेटली एक बड़ी ब्लेसिंग है, और ये ब्लेसिंग इमरान भाई को बिल्कुल हासिल है। हमारे दूसरे मेहमान सिकंदर भाई यहाँ पे मौजूद है। कानून की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार कानून क्या है, तो इसका कानून क्या है, उसका कानून, अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो इस पर क्या कानून लगता है, इस तरह की चीज़ों में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। सिकंदर भाई, आजकल क्या लोगों को इंसाफ मिल नहीं रहा है, या लोगों को इंसाफ लेने का तरीका नहीं पता, एक्चुअल रास्ता नहीं पता कि भाई यहाँ से जाओगे तो इंसाफ मिल जाएगा? सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आज चैनल की आज सालगिरह है। थैंक यू। और 23 मार्च के हवाले से भी पूरे पाकिस्तान को और आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। रहा इंसाफ की अगर बात करते हैं तो इंसाफ मिल रहा है, लोगों को लेना नहीं आता है, और अगर लेने के लिए आते हैं तो उन्हीं के लोग उनको डरा देते हैं। सबसे बड़ा मसला ये होता है, या उनके पास एक लाइन ऑफ एक्शन उनको पता नहीं होता है, या उनको तरीक़ेकार पता होता है, उस तरीक़ेकार पे सही चलते चलते वो मिसगाइड हो जाते हैं। उसके बाद वो थक जाते हैं, थकने के बाद उनको बड़ी परेशानी, उस थकने में भी उनको परेशानी होती है, फिर कहते हैं अब हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हम खामोश बैठ जाते हैं। उस खामोशी से उनके लिए और तबाही पैदा हो जाती है। उस वक़्त तो वो वक्ती तौर पे उनको सुकून मिल जाता है, तस्कीन मिल जाती है कि चलो हमने मामलात ख़त्म कर दिए, मगर जो उनके ख़िलाफ़ या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होने वाली होती है वो बंदा सामने वाला और मजबूत हो जाता है। और अब तो आपको पता है डिजिटल एरा है और हर चीज़ डिजिटल हो रही है, सारा लॉ भी डिजिटल क्राइम के ऊपर आ गया है, दूसरे भी बहुत चेंज हो गया, सिस्टम ही चेंज हो गया। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि इंसाफ तो मिल रहा है लेकिन लोगों को सही पाथ नहीं दिखाया जाता, और कुछ मखसूस ऐसे लोग होते हैं जो खुद नहीं चाहते कि ये काम इंसाफ के थ्रू हो, वो चाहते हैं काम हमारे थ्रू हो ताकि उसमें उनका फ़ायदा हो सके। इस डिबेट को बिल्कुल हम अभी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं मारवी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मारवी कैसी हैं आप? ठीक बिल्कुल शहरियार, आप सुनाएं आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनाब। क्या खिला रही हैं आज आप ये बताएं। आज मैं बना रही हूँ स्मोक्ड बिहारी चिकन। स्मोक बिहारी चिकन? जी बिल्कुल। तो ये किस तरह बनता है ये बताएं, स्मोक बिहारी चिकन। इसमें हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं पहले। किसी भी बिहारी मसाला आप कोई किसी भी ब्रांड का ले लें और उसके 4 चम्मच डालेंगे। उसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा थोड़ा सा डाल के उसमें दही के साथ मिक्स करके उसको मैरिनेट करके रख लेंगे। बहुत अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप ओवरनाइट अगर मैरिनेट करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा बनेगा ये। फिर आपको 15 to 20 मिनट्स लगेंगे प्याज को लाल करके उसमें चिकन डाल के आप अच्छी तरह से भून के इसको बना लें और ये बहुत इजीली कोयले के दम के साथ, एंड में हम कोयले का दम देंगे। कोयले का दम देंगे और डालडा भी इसमें और इसमें बिल्कुल हम डालडा का कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं। जहाँ मामता वहाँ डालडा। 80 साल से डालडा ने कभी भी अपनी क्वालिटी और सेहत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और हेल्दी रमज़ान विद डालडा कुकिंग ऑयल। बिल्कुल जी, हेल्दी रमज़ान विद डालडा कुकिंग ऑयल। अच्छा, इसका नाम बिहारी स्मोक क्यों रखा है? मतलब कोई वजह है या आपने रखा है ये नाम, या है ही इसका? नहीं, इसमें पैदाइशी नाम है इसका। इसमें जो फ्लेवर्स दिए हैं वो बिहारी मसाले दिए हैं, बिहारी मसाले वाला फ्लेवर दिया है, इसीलिए इसका नाम बिहारी चिकन है। अच्छा, ये शुरू से ऐसा रखा हुआ है नाम या आपने नहीं दिया है अभी? ये मैंने ही दिया है, मैंने ही ये रेसिपी क्रिएट की है, तो मेरी ही रेसिपी है तो मैंने ही नाम दिया है। तो हर कोई अलग अलग तरह से बनाता है, ये मेरी रेसिपी है। ये बड़ा इन्होंने अंग्रेज़ों वाला नाम दिया है। और फिर इससे ना होता क्या है कि जब ये रेस्टोरेंट वाले ये नाम अप्लाई करते हैं ना तो फिर महंगा कर देते हैं, स्मोकी और ये और वो डाल के, तो उसको महंगा कर देते हैं। इस वजह से मैंने पूछा नाम किसने दिया है। अली भाई ने तो रोज़ाना ही समा बांधना होता है और अली भाई की तारीफ़ क्या करें हम, रोज़ाना आप सुनते हैं कि कितने अच्छे कलाम पेश करते हैं। बहुत सारी दुआएं अली भाई के लिए। ब्रेक पे जाने से पहले सिकंदर भाई से बात हो रही थी कि वो कौन से लोग हैं जो लोगों को सही रास्ता पता नहीं चलने देना चाहते जानबूझ के। सिकंदर भाई, वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो खुद नहीं चाहते हैं कि लोग कानून के रास्ते आएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़ाहिर है उनका फ़ायदा होता है। ये मिसगाइड कौन लोग करते हैं ज़्यादा? इनिशियल स्टेज के ऊपर जब ये कोई भी किसी के साथ कोई हादसा होता है, वो सबसे पहले जाता है रिपोर्ट करने के लिए, अपने करीबी जानने वाले को करता है। जानने वाला उसका डायरेक्टली किसी उसका कोई कंसर्न होता है, कोई जानने वाला होता है किसी पुलिस स्टेशन के अंदर या कोई ऐसा गवर्नमेंट पोस्ट के ऊपर होता है, वो वहाँ से सारा गेम ख़राब होता है। और आपको पता है जो हमारा सिस्टम है, जब बंदा जाता है पुलिस स्टेशन में तो उसका काम वैसे ही जो ज़्यादा परेशान हो जाता है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है ज़ाहिर है उसके पास होता है वो जो है वो चालान या जो भी रिपोर्ट है वो जमा कराता है। अगर उसमें वो कोई गड़बड़ी करता है तो वकील फिर उसके ऊपर काउंटर करके उसे फंसा सकता है, या फिर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने लिख दिया तो वो बस पत्थर पे लकीर हो गई? देखिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो लिख देता है, अब उसके अंदर उसका क्या मोटिव होता है, किस पार्टी को फेवर कर रहा होता है, किस पार्टी को फेवर नहीं कर रहा था, आप तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि आप ऐसे प्रोग्राम करते हैं। मगर वकील का बस वहाँ पे फिर काम होता है कि इंसाफ दिलाना अपनी पार्टी को और देखना, और उसके बाद फिर जज को भी पता होता है कि पहलू किस पहलू से मोड़ रहा है और किस से कनेक्ट हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो आपको पता है जो उसको चाहता है, और फेयर ट्रायल तो कोशिश जब होगी जब फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी। इसी के लिए अभी एक मूवमेंट चलाई है जिसके ऊपर मैंने आईजी साहब को एक लेटर भी भेजा है कि बॉडी कैम लगा होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, या पुलिस के पास बॉडी कैम लगा होना चाहिए। इससे जुर्म भी कम हो जाएगा और ये जो दफ़ायत लगती हैं और गलत FIR होती हैं ये भी नहीं होंगी। अब आपका अगर बॉडी कैम लगा होगा तो आपके पास एविडेंस आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ जाएगा। अब वो चीज़, अब ये कहते हैं इसके लिए लेजिस्लेशन चाहिए, सुप्रीम लेजिस्लेशन होगी, पार्लियामेंट से होगी, बहाने। अब आप देखें कितने ज़्यादा केसेस हैं जो लोग बेगुनाह अंदर हो रहे हैं, बिल्कुल बेगुनाह जा रहे हैं। कोई घर से निकलता है किसी भी चेकिंग के अंदर, उसके ऊपर किसी पे असला डाल देते हैं, किसी पे ड्रग्स डाल देते हैं, किसी पे क्या डाल देते हैं, प्रूफ नहीं कर पाते, ना उनके पास आई विटनेस होते हैं, बस कहते हैं ऑर्डर है। सिकंदर भाई, कई दफ़ा अगर हम पुलिस से ऑफ रिकॉर्ड बात करते हैं तो वो कहते हैं जी मजबूरन ये होता है कि ये बड़े हैप्चुअल क्रिमिनल होते हैं। अब अदालत से वकील जो हमारे साहिबान हैं वो उनको छुड़ा के ले जाते हैं, चाहे उन्होंने कितनी कारनामे क्यों ना किए हों, तो फिर मजबूरन हमें ये काम करना पड़ता है क्योंकि वकील जो होते हैं ये आके फ़ौरन छुड़वा लेते हैं, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल क्यों ना हो। ऐसा देखें, मैं आपको बताता हूँ, जो वकील होता है ना जो छुड़वाता है वो देखता है ये मजलूम है। अब आपको मैं बिल्कुल एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप कहीं पे भी जाते हैं, पुलिस आपको तंग करती है या कोई भी ऐसा आपको शख्स तंग करता है, अगर आप उनकी डिमांड या उनके तरीक़ेकार पे पूरे नहीं उतरते वो आपको फंसा देते हैं, या आपका कोई लेन देन होता है उनके साथ, किसी के साथ भी लेन देन होता है, कहता है मेरा जानने वाला, मेरा भाई, मेरा वालिद, मेरा रिश्तेदार पुलिस में या पैसों की रिकवरी है, उसको गलत केस में फंसा देते हैं जिसका उसके साथ कोई कंसर्न नहीं होता है। इसी तरीके से जब अब पुलिस की बात पे अगर काबिल यकीन करेंगे तो पूरा पाकिस्तान जेल के अंदर होगा भाई। लेकिन पुलिस में भी अच्छे लोग हैं, ऐसी बात तो नहीं है, बिल्कुल अच्छे लोग हैं,
बिल्कुल अच्छे लोग हैं, मगर हम चाहते हैं अच्छे लोग अब जो आ रहे हैं अच्छे लोग हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, बॉडी कैम लगाएं, आप रिकॉर्डिंग करें, जहाँ आप रेड मारने जा रहे हैं आपने क्यों नहीं लगाते? आप जब बंदा आपके पास 164 का बयान देने के लिए आ रहा है, थाने में 162 का आपके पास बयान देने आ रहा है, आप बॉडी कैम लगा के लें। ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए ताकि ये मसले ना हो, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बहुत से अच्छे भी हैं, भाई मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे ही बुरे हैं, बहुत से अच्छे भी हैं, लेकिन अगर कुछ थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कर दें तो फिर केस लंबा चलता रहता है। इन दी एंड जो है वो जीत जो है वो हक की होती है, लेकिन फिर टाइम लंबा लग जाता है। इमरान भाई, जिस दौर में हम और आप स्ट्रगल कर रहे थे, उस ज़माने में टीवी चैनल ही एक प्लेटफॉर्म होता था जिससे हम ऑन एयर आ सकते थे। अगर हम आज देखते हैं तो आज सोशल मीडिया ने एक बड़ा इजी एक्सेस दे दिया है, जिसकी नेगेटिव चीज़ें भी हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसी सो कॉल्ड जर्नलिस्ट बने हुए और वो कुछ भी आए बोलते रहते हैं। इस वक्त जो लोग सहाफ़त के पेशे में आ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ यंगस्टर्स की, उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? गो कि उनके पास प्लेटफॉर्म बहुत हो गए हैं, प्लेटफॉर्म बहुत बड़े हो गए हैं, अब वो नहीं है कि सिर्फ एक टीवी चैनल के पीछे लगना है तो वो ऑन एयर होंगे। ख्याल किस चीज़ का रखना चाहिए अगर उन्हें इस पेशे को वाकई में लंबे रन में और इज्जत के साथ चलना है? देखिए, सबसे पहले तो जो बात है ना कि सहाफ़त पेशा हम ज़रूर कहते हैं और प्रोफेशनल के उसमें प्रोफेशनल, लेकिन आप किसी से भी गन पॉइंट पे ये काम नहीं करा सकते, या और ना ही ये 9 to 5 जॉब है। बिल्कुल 9 to ठीक है, 5 ये बियॉन्ड 9 to 5 है, 24/7 है, और इसमें जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, अच्छा आपका इंटरेस्ट अगर किसी चीज़ में होगा तो आप कोशिश करेंगे उसमें बेहतर से बेहतर उसमें एक्सेल करें। ठीक, अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया को, मैं वो कहते हैं एक ज़माने में कंप्यूटर के लिए कहा जाता था कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक, तो पाकिस्तान में इस वक्त जितनी भी पोलराइजेशन है, सियासी हवाले से देख लें या और चीज़ों के हवाले से देख लें, तो कभी भी किसी भी सोशल मीडिया की खबर आपने देख ली, ओके फेयर एनफ, उसके ऊपर आप रिएक्ट ना करें। एग्जैक्टली। ठीक, आपने अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया अभी भी आपके पास ऐसा है, वो सोर्स है कि जिस पे किसी भी खबर की ऑथेंटिकेशन आप देखें, तस्दीक ज़रूरी है। अच्छा, बहुत सी जगहों पे होता है जनाब, सोशल मीडिया में आपने कभी खबर देखी, उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं वो खबर है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि वो खबर गलत है। ठीक, अब वो किसी भी माशरे में हो, पाकिस्तान में हो या आपकी डेवलप्ड इकॉनमीज़ में हो, होता है वहाँ पे डेवलप्ड माशरे में, वहाँ पे भी ऐसी चीज़ होती हैं। तो ये सोशल मीडिया ने, चूँकि इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, इसके ऊपर कोई, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक, तो मैं ये समझता हूँ कि जनाब आप ये ज़रूर देखें कि जनाब किसी ने पिन पॉइंट किया कोई ऐसी चीज़ है, उसको आप थॉरोली इन्वेस्टिगेट करें, आप पढ़ें उसके बारे में। अच्छा, ये तो एक नेगेटिव चीज़ थी, लेकिन हर चीज़ के बारे में आप गूगल कर सकते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है जी, तो आज आप उस चीज़ को जाके देखें, उसका रीज़न क्या हो सकता है, फिर उसकी तस्दीक करें। देखें, सहाफ़ी जो होता है ना, एक चैनल जो है वो अपने कॉरस्पॉन्डेंट के ऊपर कितना रिलाय करता है। मिसाल के तौर पर मैं अगर आज न्यूज़ का कॉरस्पॉन्डेंट हूँ और किसी जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है खुदा न खास्ता, और वहाँ पे एक चैनल जो है वो कह रहा है कि जनाब 5 अफराद जो है वो जाबाक हो गए, एक 8 कह रहा है, लेकिन मेरा चैनल उस वक्त तक रुका रहेगा जब तक मैं कंफर्म नहीं करूँगा। एग्जैक्टली। क्योंकि वो जो रिपोर्टर है, वो जो कॉरस्पॉन्डेंट है, वो एक उसकी अथॉरिटी भी है और वो जवाबदेह भी है उसके ऊपर। तो जो प्रोफेशनलिज्म के तकाजे हैं वो पहले बड़े हुआ करते थे, अब तो ये कि हर किसी को आप देखते हैं कि जिसके पास एक स्मार्टफोन है वो एक सहाफ़ी भी बन गया, सारी चीज़ें उसकी डेफिनेशंस भी आ गई, लेकिन इस तरह से होता नहीं है। तो और इनका लॉन्ग रन में फिर इमरान भाई कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए लोग आपकी चटपटी खबरों को व्यूज दे देंगे, लेकिन लॉन्ग रन नहीं है। ये सारा व्यूज का गेम है ना। व्यूज का गेम है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अगर आप उससे इन्फ्लुएंस्ड हैं और उस पॉलिटिकल पार्टी का एक बहुत बड़ा एक समझ लें कि फ़ैन क्लब है या उनके जो है वो सपोर्टर्स हैं, तो वो आपको सुनेंगे और आपको सुनते रहेंगे, आपके व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, फिर यूट्यूब पे और दीगर प्लेटफॉर्म्स पे आप डॉलर में कमा भी रहे हैं। बात यह है कि उसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ आप कुछ कह के दिखाएं ना फिर कभी, तो फिर माने आप, तो फिर आपको माने कि आप कितने बड़े जय्यत सहाफ़ी हैं। हाँ, और ये चीज़ बड़ी हो चुकी है। मैंने ये सवाल इस वजह से इमरान भाई से किया कि ज़ाहिर एक माशाल्लाह तजुर्बा रखते हैं, उनकी लाइफ बहुत कम होती है। इस तरह तो ठीक है, आपको कुछ टाइम के लिए चटपटी खबरें बिक जाती हैं, वो तो कोई आप कोई भी अलाप शलाप सी चीज़ उठा ले वो भी बिक जाती है, लेकिन उसका कोई लॉन्ग रन नहीं है और फिर जर्नलिज्म से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, आप एज एंटरटेनर आ सकते हैं, लेकिन इसको आप जर्नलिस्ट नहीं कह सकते। इमरान भाई, कई दफ़ा ऐसा हमने देखा है सहाफ़ियों के साथ होता है, लाइव कवरेज के दौरान होस्टिंग करना मुश्किल हो जाती है, लोग इतना डिस्टर्ब करते हैं। आपके साथ कभी कोई ऐसा वाकया हुआ है कि लाइव कवरेज कर रहे हो और लाइव को आप लाइव को एक लाइव इवेंट लें, बिल्कुल लाइव इवेंट लें
और मैं गया था लाहौर, और बात है ये कोई जब कुलसूम नवाज़ जो है वो हयात थी, और उनका जो है इलेक्शन वो था NA20 कौमी असम्बली से, और यास्मीन राशिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो बड़ा कांटे का मुकाबला था। अच्छा, उसी के साथ T20 पहला T20 भी था। तो हुआ ये कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे कहा गया कि जनाब आपने T20 भी कवर किया, और मुझे कितनी अच्छी क्रिकेट आती है और वो आपको पता है कि मुझे क्रिकेट का सी भी नहीं पता, लेकिन वो चूंकि एक इवेंट था तो मैं कवर करने वहाँ पर गया। तो वहाँ पे हुआ ये कि दो भाई थे, अब मुझे पता अंदर मैच चल रहा है, उससे ज़्यादा बाहर लोग मौजूद थे जाने के लिए, तो मुझे इत्तेफाक से वो ट्विन्स मिल गए दो, और वो आइडेंटिकल ट्विन्स थे, हम शक्ल थे बिल्कुल। तो मैं उनसे ऐसी बात हुई, और बहुत ही पहला वो मैच था। तो जनाब जब उनसे बात शुरू हुई तो मैंने उनसे कहा कि यार ये तुम दोनों लाइन में लगे हो, ऐसे भी कर सकते हो ना, एक बंदा अंदर जाए अपना पास फेंके, दूसरा आके उनको बेवकूफ़ बना के अंदर चला जाए। तो उन्होंने कहा हम उसी चक्कर में लगे हुए हैं। तो हुआ क्या कि फिर मैंने कहा इससे पहले कभी हुआ ऐसा? तो वो अब ये लाइव ट्रांसमिशन चली, मैंने कहा इससे पहले कभी हुआ ऐसा? तो वो बता रहा है सर ये इनकी शादी थी और दूसरों ने मुझे अंदर भेज दिया था। अब ये जो बातें थी तो वो फौरन वहाँ से बीप लगना शुरू हुई सारी चीज़ें। तो बात सही है कि आप उसको किस तरीके से कवर करते हो। आप एंटरटेनमेंट की चैनल पे हो तो आप उसको एंटरटेन करो, ठीक, ज़रूरी नहीं कि जनाब आपने एक लाइव चैनल में तो आपने बहुत ही स्टफ होके और आप इस तरीके से समझ के बोलना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने डील किया था, एक ऑड सिचुएशन हुई थी और आपने बहुत अच्छी तरीके से उसको डील किया था। तो लाइव चैनल में तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी एंकर की उसकी अपनी परफॉर्मेंस जो है, उसकी रिकग्निशन जो है उसके ब्लूपर्स के हवाले से होती है, उसके जो फंबल्स होते हैं वो उसको बड़े हिट कर देते। वो एक हमारे रिपोर्टर थे चांद नवाब साहब, उनका जो है वो एक मीम पहले चला और काफ़ी टाइम तक वो चलता रहा बेचारों का, लेकिन उसके बाद एक मूवी बन गई और वो उनकी वजह शोहरत बन गया। पहले भी वजह शोहरत था उनका, लेकिन इतना लोग उनको कंसीडर नहीं करते थे। लेकिन उसके बाद जब एक भारतीय फिल्म स्टार ने उनके ऊपर मूवी बना दी तो फिर चांद नवाब सेलिब्रिटी बन गए। तो ये चीज़ें होती रहती हैं और भी बहुत सारी मज़े की बातें होंगी, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बारान रहमत आज न्यूज़ की सारी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। स्मोक बिहारी चिकन जो है वो तैयार हो चुका है, बड़ा ज़बरदस्त सा। अब आप ड्रिंक में क्या बना रही हैं ये बताएं। ड्रिंक में आज हम बना रहे हैं चॉकलेट मिल्क शेक। ठीक है, कैसे बनेगा ये हम बनाएंगे ऑलपर्स के मिल्क के साथ, जो है गिज़ाइयत का तोहफ़ा, और विद ऑलपर्स मेक एवरी मॉर्निंग हैप्पी मॉर्निंग। बिल्कुल जी। और ऑलपर्स की एक और बड़ी अच्छी बात यह है कि डब्बों में पैक होता है और 100% ये लोग हाइजीन का ख्याल रखते हैं। ठीक है जी, ऑलपर्स मिल्क डाल दिया, अब उसके बाद इसमें हम शुगर डाल देंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ठीक है। और इसमें हम कोकोआ पाउडर ऐड कर देंगे, वो भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट होगा। अगर आप ज़्यादा डार्क पसंद करते हैं तो आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें। मैं इसमें 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। और इसमें हम आइसक्रीम भी ऐड करेंगे, अगर आप आइस ऐड करना चाहें सब टू यू, वरना आइसक्रीम से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आइसक्रीम से टेस्ट अच्छा आएगा जी। और ये भी आपने खुद ही, ये तो वैसे चॉकलेट शेक तो आम भी मिलता है भाई। हाँ, चॉकलेट मिल्क शेक भी अलग अलग तरह से लोग बनाते हैं, ये मेरी रेसिपी यही है। अच्छा, आपने बताया कि आप रेसिपी मेकर हैं। अमूमन रेसिपी मेकर जो है वो ज़्यादा खाना बनाते नहीं हैं, या तो आपको बनाना खुद भी पड़ रहा है, तो क्या क्या रेसिपी अब तक आप बना चुकी हैं? अब तक मैं काफ़ी सारी रेसिपीज़ बना चुकी हूँ, बिहारी चिकन, कबाब, सारी चीज़ें। उनकी रेसिपीज जो होती हैं वो आपकी अपनी क्रिएट करदा होती हैं। उसमें इंग्रेडिएंट्स जो है मेरे अपने ही हिसाब से होते हैं, वो मैं अपने ही हिसाब से बनाती हूँ। तो किताब कब लिख रही हैं आप इसके ऊपर? एक किताब लिख दें? इंशाल्लाह बहुत जल्द लिखूंगी, जब पूरी कंप्लीट रेसिपीज हो जाएंगी तो लिखूंगी। कंप्लीट हो जाएगी फिर एक किताब आएगी मारवी जुमानी की रेसिपीज, तो वो आप बिल्कुल जो है लीजिएगा और फिर आपको सारी रेसिपीज पता चल जाएंगी। लोग हमसे पूछ रहे होते हैं रेसिपी बता दो, तो भाई हमें थोड़ी पता है रेसिपीज, ये तो मारवी को पता होती है रेसिपीज, हम तो सिर्फ पूछ रहे होते हैं। हमारे साथ मुफ्ती मोहसिन जमा साहब भी मौजूद हैं। बात हो रही है अल्लाह ताला की दी गई बेशुमार नेमतों के हवाले से। अब मोहसिन भाई पहले तो ज़रा हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि नेमत कहते किसे? सुभान अल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व इन तअद्दु नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कि खालिक़ कायनात है। लाखों दुरूद सलाम मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रहमतुल आलमीन है।
नेमत अगर देखी जाए तो याद रखिएगा, अब कुरान ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, तहकीक हमने मोमिनों पर एहसान कर दिया, अपना मोहम्मद यानी प्यारा रसूल तुम्हारे दरमियान भेज दिया। बेशक। अब ज़रा गौर कीजिएगा, अल्लाह ने आँखें अता की, ये एक नेमत, लेकिन एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह ने ज़ुबान दी, ये भी एक नेमत है, अल्लाह ने एहसान जतलाया। नेमत से मुराद क्या है? जो आपने जुमला कहा, हर वो शय जो इंसान के फ़ायदे के लिए, इंसान की बेहतरी के लिए और इंसान के इस्तेमाल के लिए लाई गई, वो नेमत है। मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए, औलाद माँ बाप के लिए नेमत, औलाद के लिए माँ बाप नेमत, ये ज़मीं हमारे लिए नेमत, आसमां हमारे लिए नेमत, कायनात की हर शय, चाहे ग़िज़ा के तौर पर हो, चाहे अज्जा के तौर पर हो, चाहे नबात के तौर पर हो, चाहे जमात के तौर पर हो, चाहे हैवानात के तौर पर हो, हर शय अल्लाह की नेमत है। और इसी नेमत का शुमार कुरान ने फरमाया, फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। अगर देखा जाए, अल्लाह की एक ज़रा सी एक नेमत मिसाल के तौर पर, अगर आँखें ना हो, अंधे से पूछें कि कितनी बड़ी नेमत है। अगर ज़ुबान के अंदर जैसे आप करेंगे वो सेल्स ना हो कि मज़ा बता सके कि मज़ा है क्या, चीनी भी मीठी है और आम भी मीठा है, लेकिन ये ज़बान का जायका बताता है कि मीठी क्या चीज़ है। तो ये जायका का चखना ये भी नेमत है। जिसके पैर नहीं उससे पूछें कि पैरों की क्या नेमत है। मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा, अल्लाह ताला ने एक इंसान को, मुसलमान ईमान की तो अलग बात है, बेशुमार नेमतें अता फरमाई, और उन नेमतों को हम शुमार करना चाहें, गिनना चाहें, शुमार से क्या मुराद है, तो रात दिन ख़त्म हो जाएंगे, क़यामत आ जाएगी, शुमार ख़त्म नहीं हो सकता। बेशक मोहसिन भाई, हम जहाँ नज़र उठाएं वहाँ हमें अल्लाह ताला की नेमतें नज़र आती हैं, लेकिन इंसान वो नाशुक्री करता नज़र आता है। हमें ये देखने में आता है कि जैसे कि आपने बहुत चीज़ों को बताया, ये तो बड़ी बड़ी नेमतें आपने बता दी। अगर एक नाखून है उसमें भी दर्द हो या वो टूट जाए तो हमें पता चलता है कि यार ये भी एक बड़ी नेमत है। जो लोग नाशुक्री करते हैं, जो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, क्योंकि अल्लाह ताला तो नहीं जताते, ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने इंसान पे कभी नहीं जताया कि मैंने इतनी नेमतें दी हैं, लेकिन जो लोग नाशुक्री करते हैं और नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, इनके लिए क्या हुक्म? देखिए, अल्लाह ताला ने वाज़े फरमाया, और एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल फरमाते, जब बंदा मुझसे मेरी नेमतों पर शुक्र बजा लाता है तो मैं उसको मज़ीद इजाफ़ा करता हूँ, और वो अगर मेरी नेमतों को शुक्र बजा नहीं लाता तो मैं उसे अज़ाब में मुब्तला कर देता हूँ। अब ज़रा सोचें, ये दुनिया में भी आखिरत में भी, यानी अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें नेमत दी, जैसे हम कहते हैं नेमत, या आमतौर पर कहते हैं यार इसने नेमत की कदर नहीं की इसलिए इसका ऐसा हाल हो गया। वजह यही है कि जब इंसान को कोई नेमत मिलती है तो उस इंसान को एहसास नहीं होता कि चाहे वक़ार मिले, शोहरत मिले, चाहे जो कुछ भी। सबसे बड़ी बात देखें ना कि आज अगर आप जिस मसले पे बैठे, मिसाल देता हूँ कि अल्लाह ने आपको वक़ार अता फरमाया, तो ये कितनी बड़ी नेमत है। तो जब बंदा नेमत की कदर करता है तो अल्लाह और मज़ीद इजाफ़ा फरमाता है, लेकिन जब नहीं करता तो अल्लाह ताला दुनिया में ही दिखा देता, और फिर लोगों की ज़ुबान पर होता है ये इसने नेमत की कदर नहीं की, ये हाल है। तो फिर दुनिया में भी अज़ाब है और आखिरत में भी अज़ाब है। अच्छा, ये जी प्लीज़ मैं एक बात ऐड करूँ कि कल ये जो नेमत की हम बात कर रहे हैं ना, कल अंदर से कभी कभी होता है ना कि आप बिल्कुल झुंझुड़ जाते हैं अंदर से, कभी कभी ऐसे कुछ होता है। कल मैं अपना जो प्रोग्राम कर रहा था तो वो पाकिस्तान में एक इदारा है और कराची के लड़के कुछ नौजवान जो बायोनिक्स के नाम से जो आपके प्रोस्थेटिक हाथ वगैरह बनाते हैं और AI टेक्नोलॉजी बेस्ड। ओके, गुड, ठीक। तो उसमें कराची का एक लड़का था, और लड़का है, हमज़ा उसका नाम है, और पैदाइशी तौर पर उसका हाथ यहाँ तक है, बस इतना हाथ है। और वो जब आर्टिफिशियल हैंड लगाया, आर्टिफिशियल हैंड लगाने के बाद नॉर्मली क्या होता है कि आप वो हाथ लगाते हैं, उसके बाद एक ऐसी स्ट्रक्चर होता है और इस तरीके, लेकिन उसकी उंगलियां तक मूव कर रही हैं। इवन वो जो छोटा सा एक बिस्किट है वो भी उठा के खा सक रहा है। लेकिन उसको मैं इंटरव्यू कर रहा था, एक बात उसने कही, उसने कहा कि ये 24 साल मेरी उम्र है, ठीक है, और 2 साल पहले उसने एक्सपीरियंस किया कि उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपने सीधे हाथ से पानी पिए और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कह रहे मेरी ये ख्वाहिश 24 साल मेरी उम्र है और 22 साल बाद पूरी हुई वो हाथ लगाने। बिल्कुल, ये नेमत, ये आप अंदाजा करें कि मतलब और हमारे यहाँ
आपने जो बात बताई ये हम लोग कभी सोचते भी नहीं होंगे, क्योंकि हम लोगों को ये है ना कि हमें तो नेमतें मिली हुई हैं। अब हम कहते हैं कि ये क्या हुआ, ठीक है, अगर हमने सीधे हाथ से पानी पी लिया ठीक है, लेकिन जिसका नहीं होता ना उसका होता। और किसी भी इंसान के पास जो कुछ है उसमें उसका कोई कमाल नहीं होता, वो कमाल मेरे रब का है कि उसने आपको नवाजा, आपको सेलेक्ट किया इतने सारे बंदों में से। तो जो भी लोग हैं जिनके पास नेमतें हैं, हर बंदे के पास नेमत है। कोई बंदा यहाँ पर जो ये नहीं कह सकता कि मेरे पास नेमत नहीं है। जिसके 2 पैर नहीं है ना वो कहता है शुक्र है मेरे पास आंखों जैसी नेमत तो है, जिसकी आंखें नहीं है वो कहता है मेरे पास हाथ जैसी नेमत तो है। तो नेमत तो अल्लाह ताला ने सबको नवाजी है, लेकिन जिनके पास बहुत ज़्यादा नेमतें हैं वो अपना सर जो है हमेशा नीचे रखें, क्योंकि जो आपके पास है ना वो आपका दिया हुआ नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ है। अगर अल्लाह को बुरा लग गया तो छीन भी लेंगे। इमरान भाई, बात ज़ाहिर जर्नलिज्म के हवाले से हो रही है। अब जब से ये टेक्नोलॉजी का दौर आया है वहाँ पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, वहीं हो रही है। वहीं एक व्हाट्सअप सहाफ़त चलने लगी है। व्हाट्सअप पे मैसेजेस वायरल होने लगते हैं और उसमें कोई किसी की कुछ भी कर दे, उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो हम सिकंदर भाई से ही पूछेंगे कि उसका कानून क्या है, लेकिन ये कितना नुकसानदेह। एक जगह तो पॉजिटिव भी है कि आपका फ़ौरन व्हाट्सअप आए थे, लेकिन इसमें ये होता है कि लोग जो है ब्लैकमेलिंग भी कर रहे होते हैं और फिर वो दबा के व्हाट्सअप चलना शुरू होते हैं, ग्रुप बने हुए। देखिए, टेक्नोलॉजी जो है वो उसके मेरिट्स भी हैं और डिमेरिट्स, बिल्कुल ठीक है। जो व्हाट्सएप का एक मैं ये समझता हूँ कि मिसाल के तौर पे बीट्स है ना, अलग कुछ स्पोर्ट्स की हैं, कुछ जर्नलिज्म, फाइनेंशियल जर्नलिज्म है, इसी तरीके से और मुख्तलिफ हैं। तो वो उन्होंने कंपनीज़ ने क्या किया है कि जनाब अपने ग्रुप खुद एडमिनिस्ट्रेटर बन गए और वो अपने व्हाट्सएप के ऊपर अपने जो एलामिये हैं, जिनके प्रेस रिलीज़ हैं, वो अपने लोगों तक ज़्यादा तेज़ी से वो इन्फॉर्मेशन चली जाए। और उसके बाद जो है वो अब ये वाला दौर नहीं है। देखें, मैं कभी भी हार्ड वर्क का कायल नहीं रहा, कभी भी। मैं कायल हूँ स्मार्ट वर्क का, ठीक है। आप एक वो बेचारा पठान जो है या एक मजदूर, वो पूरी कुदाल से एक रोड जो है वो खोदता है, पूरा दिन लगा रहता है, और आप देखें वो शावल आता है या कोई उठा के डंपर उसको फ़ौरन ले जाता है, उसको बंद कर देता है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। बिल्कुल। तो अब टेक्नोलॉजी जो है ये स्मार्ट वर्क क्या, इसलिए कहते हैं स्मार्टफोन। तो वो स्मार्टनेस लेके आए ना, आपके काम के अंदर जिद्दत लेकर आए। लेकिन अब ज़ाहिर है कि ब्लैकमेलिंग भी है, और यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, तो इनसे मैं भी जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ कैमरा हमारी बात हो रही थी इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर कि जनाब पाकिस्तान में और दुनिया भर में होता है। देखिए, जहाँ जहाँ पे टेक्नोलॉजी आती है वहाँ पे मिसयूज़ होने लगता है। वो आपके अपने ऊपर है। हमारा अलमिया सबसे बड़ा ये है कि हमारे यहाँ जब कोई 2-4 बंदे फांसी ना लगा लें अपने आप को, तो जनाब वो लोन एप्लीकेशन बंद नहीं होती। जो रेगुलेटर है वो उसके ऊपर कान नहीं धरता, स्टेट बैंक उसको नहीं देखता। तो ये सारी चीज़ें, तो उसमें हमारी एक जो एक प्रीएम्प्टिव अप्रोच है वो हमारे इदारों की वो नहीं है जो रेगुलेटर्स की है। अच्छा सिकंदर भाई, ये जो एक व्हाट्सएप पे कोई किसी को भी बदनाम कर रहा होता है, गलत गलत मैसेज चल जाते हैं, इसके ऊपर क्या कानून है? क्या हम उनमें किस तरह डराएं कि भाई ये इस पे कानून मौजूद है? FIA साइबर क्राइम में है, लेकिन वो लिफ्ट नहीं कराते। उनका एक ही दफ्तर है, वो कहते हैं हमारे पास इतनी कंप्लेन है, अभी हुआ तो नहीं है ना कुछ, तो वो लिफ्ट नहीं कराते हैं FIA वाले। तो इस पर क्या करें फिर? बिल्कुल सही, मैं आपको बताता हूँ। इसका आगाही होनी चाहिए, लोगों तक आगाही पहुँचेगी, लोगों की ज़िंदगी आसान होगी। बस मेरा मोटिव भी अब यही है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा डिजिटल क्राइम हो गया है, इतना डिफॉर्मेशन हो गया है, लोग खुदकुशी करने के लिए आ गए हैं। उनके बच्चों के साथ होता है, माँ बाप खुदकुशी कर लेते हैं। बिल्कुल। और ये ऐसे बहुत से वाक़यात हैं। तो सबसे पहले तो आपका मैं देता हूँ इसका सेकंड फेज़ में जवाब कि व्हाट्सएप और इसका क्राइम को किस तरीके से हल किया जाए। अब आपने मेरे से पहली बात की कि इसका फास्ट रिएक्शन किस तरीके से होगा। इसका कानूनी तौर पे देखें, लोग बताते नहीं हैं। और गूगल जब टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ फेसबुक को वीडियो देखने तक नहीं रखें, यूट्यूब को वीडियो देखने तक नहीं रखें, सिर्फ उसको सर्च करें कि मैं किस तरीके से इंसाफ ले सकता हूँ पाकिस्तान के अंदर, उसमें वो देखें चीज़ें। अगर आप जाते हैं, जैसे आपने बोला, साइबर क्राइम में जाके कंप्लेन कर देते हैं। कंप्लेन करने के बाद आपकी एक ऑनलाइन कंप्लेन होती है या आप वॉक इन चले जाएं, उसके बाद आपका एक IO अपॉइंट हो जाएगा। उसके बाद वो वही बातें, कुछ हुआ नहीं है, अभी स्टाफ नहीं है, अभी हमने कॉल किया है। 150 केसेस पहले के हैं। अरे आप 150 बोल रहे हैं, यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे 1.5 हज़ार आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कार्रवाई 10 पे भी नहीं हो रही है। नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? जिसका फ़ोन आ जाएगा उसको भी बस बिजी करे हुए, काम उस पर भी नहीं हो रहा है। कैपेसिटी नहीं है ना सर उनकी। सर कैपेसिटी है, काम नहीं करना चाह रहे हैं। काम करवाने का तरीका क्या है? और इस चैनल के तवस्सुस से और आज आपकी सालगिरह के तवस्सुस से लोगों को, आवाम को आगाही में देना चाहता हूँ। अगर आप देखते हैं कि अगर ये साइबर क्राइम में FIA आपकी मदद नहीं कर रही है, सीधा आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जाएं, एक 2222A की पिटीशन लगाएं, सब सेक्शन 6 में उसी वक्त ऑनरेबल जज ऑर्डर कर देते हैं FIA को इसकी रिपोर्ट
को कॉल बैक कर लेते हैं। जैसे ही आपके पास ये आप यहाँ पे फाइल करेंगे पिटीशन, FIA का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आ जाएगा और आपकी सारी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अभी आप देखते हैं मुसलसल लोगों के फेसबुक के प्रोफाइल बन जाते हैं, हैक कर जाते हैं। हैक होने के बाद अच्छा हैक किस तरह होते हैं वो भी मैं आपको भी बताता हूँ, उन्हीं की अपनी वजह से हैक होते हैं, वो आपको बताता हूँ एक उसका भी, ताकि इस प्रोग्राम से आगाही हो। अब ईजी पैसा के थ्रू या मनी ट्रांसफ़र आप करते हैं, वो भी कैश में या किसी और चैनल के थ्रू कर देते हैं आप पैसे ट्रांसफ़र, वो पैसे क्यों नहीं आ रहे, उस बंदे को इफेक्टी को क्यों नहीं मिल रहे, ये किसी ने सवाल नहीं पूछा। लोग कहते हैं यार चलो यार जान छूटी, हमारा बच्चा है या ये है या कुछ है, बस चलो 40,000 गया, 50,000 गया, 1.5 लाख गया, 15,000 गया, 30,000 गया। आपने तो पाकिस्तान के अंदर ही पैसे भेजे ना, आप उसको क्यों नहीं पकड़ के लेकर आ रहे भाई? उसने पाकिस्तान से बाहर तो नहीं पैसे भेजे। बाद में जाते हैं, आखिर में आ जाता है कि जिसका ये अकाउंट था ये फेक अकाउंट है। अब यहाँ पे अब आपने बात की थी कि अब वकील का क्या काम है। नहीं, लेकिन उससे पहले उस नाजिया को किसी ने पकड़ा जो सबसे पैसे मांगती है। सर अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो बताएं, बड़ा अवामी मसला है सर ये। सर हमारा थे बहुत, नाजिया है, सहमा है, बहुत सारे हैं। सॉरी वो सहमा पहले थी, जो नाम ट्रेंड में हो। अच्छा, अब जब ये इन्वेस्टिगेशन आगे की तरफ जाती है और अगर वो देखते हैं कि बस ये मुद्दई पीछे नहीं हट रहा है, मुद्दई ने गूगल भी किया हुआ है और उसके पास पढ़ा लिखा भी है। अब जब आप इंटरनेट स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे भी हैं, चाहे आपका कोई से भी प्रोफेशन है, आपको मोबाइल यूज़ करना आता है। इसके बाद आप देखें उनका सेटलमेंट हो जाता है और वो कंप्लेन वापस लेके केस ही क्लोज हो जाता है। वो कहते हैं कि भाई हमने किसी तरीके से इसकी रिकवरी करा दी। किस तरीके से कराई? जब कोर्ट के अंदर केस आता है उसको फाइनल आपको पता है क्लोज करना होता है। बिल्कुल क्लोज करने के ऊपर या तो बेगुनाह आ जाता है या जिसने गुनाह किया हुआ है वो सामने आ जाता है, बंदा पकड़ा जाता है, उसके पैसे मिल जाते हैं। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ आप इसके ऊपर कार्रवाई करें। अब लोगों को पता है सिविल केस होता है, क्रिमिनल केस होता है, ये साइबर क्राइम के भी केसेस होते हैं। बहुत से लोगों को तो पता है इसकी कार्रवाई नहीं होती है। अच्छा, ये जो हत्या इज्जत का दावा करते थे जी 5 करोड़ का कर दिया, 10 करोड़ कर दिया, मैंने सुना आज तक किसी को मिले नहीं है। सर सामने वाला किसी की भी इंसल्ट कर दे, अब मैं हत्या इज्जत का दावा ही कर सकता हूँ। देखें इसके अंदर क्या होता है, जब जैसे केस स्टार्ट होता है एक नौयत के ऊपर ऐसा आ जाता है कि दोनों पार्टियां मिलकर म्यूचुअल कंसर्न के साथ सेटलमेंट कर लेते हैं, राजीनामा कर लेते हैं। कोर्ट कभी भी सेटलमेंट आपका नहीं कराता। कोर्ट का काम ये आपको जस्टिस देना, इंसाफ देना। अब लोगों को ये समझते हैं कि सिर्फ ये सिविल केस हो सकता है, ये क्रिमिनल ऑफेंस में भी जा सकता है। 500 हमारा PPC का सेक्शन ऐसा है कि जिसकी सज़ा है, किसी को भी आप डिफेम नहीं कर सकते। एक नंबर होता है, अब जैसे व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी नंबर, मैं किसी के बारे में भी कोई गलत बात कर दूं, आप उसी नंबर से उसी के ऊपर FIR लॉन्च करा सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हमारे यहाँ ना लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है और यहाँ पे जिसकी मर्जी आती है वो किसी को भी सोशल मीडिया पे बदनाम कर देता है और फिर कहता है कर दो जाके हत्या इज्जत का दावा, मैंने कौन से पैसे देने। लेकिन यहाँ पे सिकंदर भाई बता रहे हैं कि ये क्रिमिनल उसमें भी जा सकता है और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबको पता होनी चाहिए ताकि ये जो प्रॉब्लम बड़ा क्रिएट हो गया है ये ख़त्म हो। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। जब ये कवालियाँ पेश करते हैं बाखुदा रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फिर सोचना पड़ता है कि भाई ट्रांसमिशन चल रही है, अभी मेहमानों से भी बात करनी है, एक समा बन जाता है। बहुत सारी दुआएं अली भाई आपके लिए। इमरान भाई अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ एक TRP का वर्ड रेटिंग बहुत ज़्यादा इन है, जिसकी रेटिंग अच्छी है वही सबसे बड़ा एंकर है, वही सबसे बड़ा जो है वो जिसे कहते हैं ना उसी का नाम है बस। तो ये रेटिंग की जो दौड़ है इसने कितना प्रॉब्लम में डाल दिया और व्यूवरशिप और रेटिंग में कोई डिफरेंस है? देखिए रेटिंग इज समथिंग डिफरेंट और व्यूवरशिप इज समथिंग डिफरेंट। कहते हैं जिसके व्यूज आते हैं उसी की रेटिंग है, यही गलत कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से। मिसाल के तौर पे हम सब जितने 20-25 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अगर हम एक ही गाड़ी में जा रहे हैं और हाईवे पे हम देखते हैं कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो हम में से अगर कोई सो भी रहा होगा तो उसको उठा के वो भी देखेगा फौरन, सब देखेंगे। और अगर वहां पे कोई डेड बॉडी है या एक्सीडेंट, सब बोले एग्जैक्टली यही होगा एग्जैक्टली कि देखने में अच्छा नहीं लगा, देखा सबने, लेकिन उसके बाद आपने क्या कहा, अफसोस का इजहार किया कि अच्छा नहीं लगा, दुख हुआ। ठीक है, दुख हुआ। अब वो जो देखा सबने वो व्यू तो किया उसने, लेकिन उसके बाद
उसकी पसंदीदगी और नापसंदीदगी समथिंग डिफरेंट। एग्जैक्टली। तो ये बुनियादी फ़र्क है जो अब ज़ाहिर है कि उसमें गैलप है और दूसरे ट्रेंड्स हैं जिनकी वजह से आप किसी भी चीज़ की पसंदीदगी और नापसंदीदगी का तयन कर सकते हैं। तो ये बड़ा बुनियादी सा फ़र्क है मेरे हिसाब से। लेकिन पाकिस्तान में अब ज़ाहिर है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अगर आप उसको कोई ये भी अगर कहे कि जनाब सब ने वो हादसा देखा और उसके बाद पसंदीदगी का इजहार किया तो फिर उसकी अकल पे कुर्बान जाइए। अच्छा, एक चीज़ ये होती है कि हमारे यहाँ देखने में आता है कि चाहे टेलीविज़न हो या सोशल मीडिया हो, उस पर नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं। तो क्या हमारा ये शौक़ बन गया है कि हम नेगेटिव को देख के ज़्यादा उसके व्यूज़ भी बनते हैं, चाहे उस पर नीचे कुछ भी कमेंट करें लेकिन उसको देख रहे हैं, उसको हम बढ़ावा देख रहे हैं और उसको शेयर भी कर रहे हैं कि यार देखो उसने क्या कहा है, मतलब गलत चीज़ को आगे हमारी प्रमोट कर रहे हैं। नफ्सियात में देखिए, मिसाल के तौर पे हम अपने घर में मौजूद हैं और जो हमारी तबलीगी जमात के जो लोग आते हैं और दरवाज़ा खटखटा के लोगों को बुलाते हैं और राह हक़ की तरफ माइल करने की कोशिश करते हैं, तो यार मैं बड़े ईमान के साथ कह रहा हूँ कि मैंने देखा है कि लोग जो है कतराते हैं। ऐसे ही होता है जनाब, बिल्कुल लोग कतराते हैं, कह देते हैं बच्चों से कि कह दो बाबा नहीं है, मसरूफ़ है, इस टाइप की चीज़ें। लेकिन अगर कोई बंदा गली के चौक पे खड़े होकर और किसी को गालियां देना शुरू कर दे, उसके बाद आप देखें वहां पे कितने लोग जमा होते हैं। सही, नेगेटिव आपके सामने ही है ना कि हर कोई खड़ा हो जाएगा वहां पे आके, लोग अपनी खिड़कियां खोल के और देख लेंगे कि किसको गालियां दे रहा है, कौन गालियां दे रहा है, मामला क्या। दैट्स द डिफरेंस। अच्छा इमरान भाई, आपने क्योंकि एक अरसा फाइनेंशियल उस पर काम किया, बिज़नेस पे काम किया, ये एक आम आदमी की समझ से बाहर होता है। एक ख़ास तबका है जो उसको समझता है, हर आदमी को नहीं समझ आता। बहुत से लोग इसको ड्राई कह देते हैं, जिनको नहीं समझ आ रहा उनको समझ ही नहीं आ रहा, ऊपर से गुजर रही हैं बातें। इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं कि एक आम आदमी का भी उसमें इंटरेस्ट हो या फिर जो एक खास तबका है उसी का इंटरेस्ट होगा। आप पूरी चीज़ को ट्रांसलेट कर लें अपने घर के अंदर। बजट की बात करते हैं ना आप, बिल्कुल। बजट क्या है? जब आपके कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, बजट बनते हैं। हाँ, नहीं बजट बनता है, लेकिन जब हम बजट ट्रांसमिशन करते हैं कि जनाब आपका इनकम इतनी है, एक्सपेंसेस इतने, और पीएसडीपी और जीडीपी और ये सारी चीज़ें हैं, ये बड़ी वैसी चीज़ें। आप अपने घर का भी तो कोई बजट बनाते हैं भाई, बिल्कुल, कि जनाब ये आपकी आमदन है, ये आपके अखराजात हैं। और हमेशा 99.9% हमने यही देखा है कि आपकी आमदन कम होती है, अखराजात ज़्यादा होते हैं। उन अखराजात को कवर करने के लिए आप किस तरीके से आपको हाथ पैर मारने चाहिए, आपको अपने कौन से ऐसे अखराजात हैं जिनको आपको कम करना चाहिए, क्या नए रिसोर्स पैदा करने चाहिए, कोई पार्ट टाइम जॉब या इस टाइप की चीज़ें। आप उस चीज़ को सिंपल अपने घर के अंदर ट्रांसलेट कर लें, आपको पूरी इकॉनमी समझ में आ जाएगी। और इस वक्त तो मसला ही सारा आम आदमी जो कनेक्ट हुआ है, इस वक्त हर किसी का मसला है ना, मुआशी मसला। हम में जितने भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे, सबकी एक जो सबसे बड़ा बुनियादी मसला है वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन, मुआशी मसला है सबका। तो जब तक हम सब मिलेंगे नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं चाहूँगा कि आपके थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बता दूँ कि भाई पाकिस्तान का मसला गुर्बत नहीं है। ओके, गुर्बत नहीं है। पाकिस्तान का मसला सबसे बड़ा जो है वो उसकी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, गैर दस्तावेजी मईशत है। आप 5,000 रुपये, 10,000 रुपये लेकर जाएं और उसके बाद मुझे ला के बताएं कि कितनी अगेंस्ट जो है आपको रसीदें मिली, स्लिप मिली, बिल्कुल नहीं मिली हैं। तो आपके यहाँ जो होलसेलर है, आपके यहाँ जो रिटेलर है, आपके यहाँ जो एग्रीकल्चरिस्ट है, ये किसी उसके अंदर है ही नहीं, ट्रांजैक्शंस के अंदर है ही नहीं। जब तक आप अपनी इकॉनमी को डिसिप्लिन नहीं करेंगे, एक एक रुपए का इखराज जो है वो लिख कर नहीं रखेंगे और कहीं पेश नहीं करेंगे, तो ये तो इमरान भाई इसमें फिर कसूर किसका है? किसको हम कसूरवार ठहराएं? कौन है जो इस पे कानून तो बना हुआ है, हाँ। लेकिन अगर इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो कौन पकड़ेगा इन्हें? अब एक आम आदमी जाएगा, वो कहेगा चलाओ दे दो, ठीक है। अब कोई पक्का बिल पार्लियामेंट के अंदर से शुरू करें ना सर। हम कुछ कहते हैं तो वो सो कॉल्ड इस्तेकाक मजरू होता है। हाँ। सारी एग्रीकल्चर लॉबी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, बड़े बड़े होलसेलर, बड़े बड़े रिटेलर, ये तो हम आवाम है ना जो बाहर है। तो फिर जो ऊपर लोग बैठे, क्या वो खुद नहीं चाहते कि ये चीज इंप्लीमेंट हो? क्योंकि होगी तो शायद वो सबसे ज्यादा इसमें फंसेंगे। एग्जैक्टली, नहीं चाहते लोग। पूरी दुनिया में कहीं पे भी टैक्स जो है वो जज्बा हुब्बुल वतनी में कोई नहीं देता। टैक्स जो है वो डंडे के डंडा पड़ने पे किया जाता है, तो आप डंडा से ही करें अपना। लेकिन जिन्होंने डंडा उठाना है, कहीं वो भी उसकी जद में आते हो तो कहते हो चलो जी जाने दो। तो इसी तरह तो कहते हैं ना, एक ही लाठी से हाँकते रहो। 25 करोड़ की पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, 25 करोड़।
और सिर्फ 10% लोग जो हैं हमारा टैक्स टू जीडीपी। अच्छा, मैंने ये देखा है कि जो ज्यादातर तनख्वाह है ना वो हम जैसे लोग दे रहे होते हैं, क्योंकि हमारी सैलरी आती फंस गए ना सर, फंस गए। हमारी सैलरी आती कटकर है बैंक में। हम तो कहते हैं ना कि हमें भी कोई रास्ता दिखा दो भाई, अच्छा, निकल देगा। और मैं ये देखता हूँ कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो हमसे कम टैक्स दे रहे होते हैं, और कहने को वो बोलते हैं कि जी हम तो बहुत टैक्स दे रहे हैं। इंडस्ट्रीज तो फिर भी देता है। देखिए इंडस्ट्री जो है ना पाकिस्तान में, इंडस्ट्रीज तो फिर भी दे रहा है। मैं बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर, जो ज़राई आमदन के ऊपर इतने बड़े बड़े जागीरदार बैठे हुए हैं, कोई उनका कोई है ही नहीं। वो कहते हैं जनाब ये एरिया है ना इतना बड़ा, इस एरिया के ऊपर आप एक नॉमिनल टैक्स जो है वो वसूल कर लें। बात सारी ये है कि उसमें आपने फसल क्या उगाई है, हाँ, तो उससे कमा कितना रहे हो आप भाई? कमा क्या रहे हैं। आप कहते हैं कि 12x12 की दुकान के ऊपर एक फिक्स टैक्स कर लें साल में 3000 रुपए। 12x12 की दुकान औरंगी टाउन में उसकी कुछ और वैल्यू होगी और डिफेंस स्पेस में कुछ और वैल्यू होगी। ये चीज़ें होती हैं। ये हमारे यहाँ जो बैठे हुए ना ऊपर वही इसको घुमा रहे हैं, और फिर हम जैसे लोग जो होते हैं तनख्वाहदार, हम घूमे जा रहे हैं बस। इतना टैक्स कट के आता है कि आपको क्या बताएं। सिकंदर भाई, एक हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो कि एक अरसे दराज से चल रहा है, कराची का बड़ा मसला, वो है स्ट्रीट क्रिमिनल्स। अच्छा, हम देखते हैं कि जब स्ट्रीट क्रिमिनल को पुलिस पकड़ती है तो उन पे ऑलरेडी 5-5 केसेस पहले भी होते हैं और वो बेल पे बाहर होते हैं। क्योंकि बेल पे बाहर इतने आराम से क्यों आ जाते हैं? फिर घुमा फिरा के पुलिस बोलती है ये वकील जो हमारे साहिबान है ना ये यूं निकाल के ले जाते हैं। देखिए कानून के अंदर जो है ना एविडेंस चाहिए होता है, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस चाहिए होता है। अब कहानी तो कोई भी आके बताता है कि इस तरह हो गया उस तरह हो गया, अब उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता है। 5-5 बार पकड़े जाते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले होते हैं ना उनके पास भी डॉक्यूमेंटेड नहीं होता कि उसको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास ऐसे शवाहिद ही नहीं होते कि उनको सज़ा हो, और जिनके पास जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं वो आपको ही पता है उनको निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। अच्छा सिकंदर भाई, मसला ये है कि अगर मैं मुद्दई बन जाता हूँ, आज ही अल्लाह न करे मेरा मोबाइल छिना है, मैं मुद्दई बन जाऊँ, ये इतने चक्कर क्या जानबूझ के लगवाए जाते हैं? और कोर्ट में भी इतने चक्कर लगते हैं, तारीख पे तारीख, बड़ा मशहूर डायलॉग है, ये जानबूझ के इस वजह से हम लोगों को लगवाए जाते हैं कि हम हाथ जोड़ें भाई गलती हो गई आइंदा नहीं करेंगे? नहीं, देखें ये प्रोसिक्यूशन के अंदर जो है ना मामलात होते हैं किस स्टेज के ऊपर है, एविडेंस के ऊपर चल रहा है, केस की नौयत क्या चल रही है, उसके ऊपर आपको तारीख पे जाना होता है। और मुद्दई की अगर आप बात करें तो मुद्दई को जाना नहीं होता है। यही बात हो गई कि आपको पता होना चाहिए कि केस किस तरीके से चलेगा। जब आपने अपना हल्फनामा आपको पता है जब देना होता है कोर्ट के अंदर, आप दे देते हैं अपनी पावर अपने लॉयर को दे देते हैं तो उसका काम होता है। और रह गई बात तारीख के ऊपर, आपको अच्छा प्रोसिक्यूशन के बारे में पता लगता है कि प्रोसिक्यूशन असल हो क्या रही है। अब एक नई चीज़ 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी चीज़ निकाली है जिस पे मैं बहुत एक आवाम के लिए बहुत अच्छी है कि ऐसा होता था कि मुलज़िम ज़मानत पे बाहर आ जाते थे, चाहे उनकी एक पर्सनल रंजिश होती थी या इस तरह के हैबिचुअल ऑफेंडर होते थे, स्ट्रीट क्रिमिनल होते थे, बाद में उनको धमकियां देते थे। अब इसके ऊपर अभी 2024 के अंदर साइटेशन आई है, अगर आप ज़मानत के ऊपर हैं और अगर आप उसी को धमकी देते हैं और उसका एविडेंस है, आपकी ज़मानत कैंसिल हो जाएगी एंड यू विल बी इनसाइड द जेल। सर बात तो फिर एविडेंस की आ गई ना। देखें एविडेंस बहुत ज़रूरी है। अभी इस तरह तो अब रोज़ाना इल्ज़ाम लगते हैं, आप कहीं पे भी चले जाएं पुलिस बोलती है कि इसके पास वेपन निकला, कोई बोलता है इसके पास ड्रग्स निकला, कोई बोलता है इसके पास ये इसने मोटरसाइकिल चोरी की है, कोई बोलता है इसके पास से गुटखा निकला। तो बेसिकली एविडेंस तो चाहिए ना, कानून है ही एविडेंस के लिए। एविडेंस नहीं होगा तो आगे प्रोसिक्यूशन कैसे होगा? एविडेंस प्रोटेक्शन की जब बात होगी तो लेकिन वो वाली बात जो होती है ना, अक्सर हम जो लोगों से पूछते हैं कहते हैं यार चक्कर बहुत लग गया, इस वजह से हम केस से पीछे हट गए। और अगर हमें वाकई में चेंजेस चाहिए तो फिर हमें खुद स्टेप उठाने पड़ेंगे। स्टेप नहीं उठाएंगे तो ये जो स्ट्रीट क्रिमिनल हैं इसी तरह बाहर घूमते रहेंगे और हमें लूटते रहेंगे। और इसी बात पर एक वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सहरी का दस्तरखान इस वक्त यहाँ पे लगा हुआ है और स्मोक बिहारी चिकन, स्मोक बिहारी चिकन बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने बनाया था। और हम अपने मेहमानों से ये पूछेंगे, इमरान भाई कैसा लगा जो इन्होंने स्मोक बिहारी चिकन बनाया? ज़बरदस्त, स्मोक बिहारी चिकन तो बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा ये क्या? कोरमा, कोरमा ये भी अच्छा था, ये बाहर का था, ये बाहर का था, ये बाहर का था। स्मोक बिहारी चिकन इन्होंने बनाया। हाँ नहीं वो बहुत ज़बरदस्त था। आपकी आंखों में पानी आ गया। मिर्चें तो कम डालती है इमरान भाई? नहीं वो एक हरी मिर्च आ गई, वैसे कम थी, वो काली हरी मिर्च ही आ गई। मोहसिन भाई आपको कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन। और जो बिहारी उसका जो टेस्ट होता है जैसे कबाब का होता है वो बिल्कुल वैसा ही। सिकंदर भाई आप बताएं। बहुत अच्छा था माशाल्लाह, मैंने तो खाया ही।
चलें जी, आपका आज वाला भी जो डिश है, रोज़ाना आज 12वीं सहरी है और 12 डिशेस इन्होंने बनाई हैं और 12 की 12 जो है तमाम मेहमानों को बहुत पसंद आई हैं, बड़ी ज़बरदस्त बनाती हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे सेट पे दो बड़े प्यारे प्यारे से और शर्मीले से, जो सिर्फ यहीं की हद तक शर्मीले होते हैं बच्चे, वो हमारे सेट पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? क्या कौन सा खान? अच्छा अच्छा, ये बताएं आप, ये माइक की ज़रा साउंड तो खोलें, इनकी साउंड नहीं आ रही है, साउंड खोलें ज़रा आप। हेलो हेलो, आपने माइक ही हमें बच्चे बैठे हुए गलत दे दिया भाई। कौन सा वाला माइक? हाँ, आप बस ऑन हो गई है। अच्छा जी, अच्छा तो ये बताएं आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? स्कूल जाते हैं? अभी नहीं जाते हैं। और ये जो साथ बैठे हुए ये कौन है? ये कौन है आपके? ये नहीं, ये कौन है? जी है भाई हैं आपके? तो ये अच्छे हैं, तंग तो नहीं करते आपको? कौन तंग करता है घर में आपको ज़्यादा? तारी भाई। कौन से भाई? तारी भाई। वो तंग करते हैं? क्या तंग करते हैं आपको? मारते। हाय हाय, जुल्म हो रहा है, बच्चों पे जुल्म हो रहा है। अभी यहाँ वकील साहब बैठे हुए हैं, हम उनको बताते हैं कि आप पे जुल्म हो रहा है। अच्छा ये बताएं, बड़ों की क्या बनेंगे आप? क्या आपने सोचा हुआ है बड़ों की ये बनूंगा? मारी छोटा है, मैं तोता। तोता बनेंगे? तोता बनेंगे जी, बच्चों का नहीं समझ आ रहा होता। अच्छा ये आप माइक पकड़ें, आपका क्या नाम है? मोहम्मद हाइम खान। मोहम्मद आयम खान। आयम खान। अच्छा आयम, आप ये बताएं आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 1। क्लास 1 में पढ़ते हैं। अच्छा मुझे बताएं, जब स्कूल जाते हैं तो ज़ाहिर है कोई ना कोई हमारी फेवरेट टीचर ज़रूर होती है, तो आपकी फेवरेट टीचर कौन है? मिस सनम। मिस सनम। सनम। मिस सनम। क्यों है वो भाई फेवरेट मिस सनम? क्यों अच्छी है? वो ज़्यादा पढ़ाती हैं। ज़्यादा पढ़ाने वाली अच्छी लगती हैं आपको? और स्टार बनाती हैं आपके हाथ पे? जी कभी कभी। कभी कभी बन जाता है जी। और घर में सबसे ज़्यादा अच्छा कौन लगता है आपको? बाबा। बाबा घर में खाना पकाते हैं? नहीं। सिखा के लाए थे ना बाबा कि यही पता बोलना नहीं। है? अच्छा कोई पोयम आती है आपको? पोयम कोई आती है? आती थी लेकिन भूल गया तो। थोड़ी थोड़ी भूल रहा है। इनके साथ मेरे वाले मसले हो रहे हैं, भूल जाते हैं हम लोग जी, भूल जाते हैं। और आप बड़े हो कि क्या बनेंगे? फौजी। फौजी बनेंगे? ओहो, चले जी, आपके लिए ये एहसानुल कलाम की जानिब से गिफ्ट्स हैं और बहुत अच्छे इस्लामिक गिफ्ट्स होते हैं इनके पास, और डिजिटल कुरान भी है और डिजिटल सारी वो चीज़ें, ये बच्चों को ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट होती हैं, रहनी चाहिए। ये आपके साथ जाएंगे गिफ्ट, अभी आप लोग जब जाते वक्त इसको ले जाइएगा, ठीक है? हम इसको रखेंगे नहीं, आपको दे देंगे, वरना बच्चे सोच रहे होते हैं बस दिखाया और रख लिया। इमरान भाई, बड़े भी ये सोचते हैं। हाँ बड़े भी यही सोचते हैं कि दिखा के तस्वीर खिंचवाई और बस उसको भगा दिया। इमरान भाई आपका बचपन कैसा था? कितने शरारती थे आप? कितनी शरारतें करी हैं आपने? नहीं यार, मैं कोई शरारत। अरे यार इमरान भाई, नहीं। और वो अगर शरारतें थी तो फिर वो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। हाँ कुछ ना कुछ था ना इमरान भाई। तो वो अब ज़ाहिर है कि यहाँ बताने वाली तो बिल्कुल। तो इमरान भाई कितने माशाल्लाह आपके बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। अच्छा। ट्विंस बेटे हैं, हमजा एंड हुज़ैफा माशाल्लाह। और आई एम ब्लेस्ड विद ए वेरी लवली डॉटर हानिया। अरे माशाल्लाह। तो इमरान भाई इसमें सबसे फेवरेट कौन सा है आपका? बाउंसर आ गई अब। सबसे फेवरेट बच्चा कौन सा है? देखिए सारे ही होते हैं माँ बाप के, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक होगा कोई बहुत फेवरेट होगा। कभी किसी ने मुझे लाजवाब कर दिया। आप जो बात कर रहे हैं ना, इसका ज़ाहिर है कि कोई दुनिया का कोई भी पेरेंट नहीं कह सकता हाँ, कि ये बच्चा ये बच्चा, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन किसी ने मुझे, अच्छा मेरे हमजा हुज़ैफा जो हैं वो आइडेंटिकल नहीं है, एक जैसे नहीं है, डिफरेंट दोनों के हैं, ट्विंस लेकिन अलग अलग। किसी ने मुझे कहा कि अगर आपका एक बेटा होता तो आप ये बताइए कि कौन सा होना चाहिए था, हमजा वाला या हुज़ैफा वाला? अब आप जवाब दे सकते हैं? नहीं इसका तो नहीं दे सकते, मैं तो पूछ रहा हूँ ज़्यादा आप लाड किसको करते हैं इमरान भाई? इसको आप इतना मुश्किल ना बनाएं। ज़्यादा लाड किसको करते हैं? बेटी को करते होंगे यकीनन, इसमें कोई शक है। देखा, यही तो बात है, बेटी को करते तो बताएंगे बस बेटी को करते। नहीं, हमजा हुज़ैफा भी असल में हमजा जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हुज़ैफा जो है उसकी मोहब्बत जो है बिल्कुल अनकंडीशनल मोहब्बत है। अच्छा, अगर आपने उसको डांटा भी है, वो रो भी रहा है, लेकिन वो फ़ौरन प्यार करने आ जाएगा। हमजा ज़रा थोड़ा सा माँ पे गया। अच्छा माँ पे गया, लॉजिकल। अच्छा आपने वैसे कभी भाभी के लिए कुकिंग वुकिंग की है? जैसे ये यहाँ पे बनानी, मर्द भी करते हैं कुकिंग, कभी जिंदगी में भाभी के लिए कुकिंग की हो? भाभी के लिए क्या मतलब, बच्चों के लिए की है, बिल्कुल की है। एक्चुअली मेरी वाइफ जो है वो लेक्चरर हैं। अच्छा। और जिना विमेन यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाती हैं माशाल्लाह। तो होता यह है कि सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, वो यूनिवर्सिटी जाती हैं, फिर उसके बाद उनकी वापसी होती है 3 बजे।
और बच्चे आ जाते हैं 1 बजे, तो 1 बजे से 3 बजे तक बच्चे जो है उनकी मैं लुक आफ्टर करता हूँ। ज़बरदस्त। दैन उसके बाद जब वो आ जाती हैं घर तो फिर मैं ऑफिस आता हूँ। तो कुकिंग वुकिंग कर लेते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। चलेंगे, अच्छी बात है जी। और बिल्कुल मर्द और औरतों को मिलकर जो है घर चलाना चाहिए और साथ भी देना चाहिए। बहुत से मर्द होते हैं बोलते हैं हम क्यों करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। सिकंदर भाई माशाल्लाह आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। 3 बच्चे हैं। तो जी, जी। आपके कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं? एक मेरा बेटा है माशाल्लाह और 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां हैं। तो ज़्यादा जो आपकी मिसेज हैं उनका फेवरेट बच्चा कौन सा है ज़्यादा, जो आप कहते हैं ये तुम जो ना इसको ज़्यादा एक्सेस देती हो, कोई है भाई ऐसा? मिसेस कहती है कि बस आप बच्चों को टाइम दें, आप बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं, सारा आपने मुझ पे लोड डाल दिया है। अच्छा, तो टाइम क्यों नहीं दे रहे आप? कहाँ दे रहे हैं टाइम फिर इतना? टाइम कहाँ है आजकल टाइम आपका? बस अब सुबह सुबह जल्दी निकल जाता हूँ मैं, आपको पता है कोर्ट का रूटीन होता है, फिर उसके बाद ऑफिस में अगले दिन की तैयारी करना, फिर एक ही दिन मिलता है संडे का, तो उसी में मगर मुझे बहुत अच्छी सपोर्ट है मेरी मिसेस की तरफ से और वालदा की तरफ से, और वालिद का तो मेरा पैशन ही यही था। बस वो कहते हैं आप जिस जो पेशा आपको अल्लाह ने अता किया है ना, ये भी एक अल्लाह की नेमत है, अल्लाह का एक नाम भी है वकील। बिल्कुल तो बिल्कुल। लोगों को जल्द से जल्द सुभान आप, अल्लाह। और मेरी कोशिश ये होती है बस कि जल्द से जल्द जो है ना इंसाफ मिले और केस खत्म हो। बिल्कुल। मैं उसको अच्छा, प्रोलॉन्ग नहीं लेके हाँ, अच्छा ये मुझे बता दें क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना है, ये बता दें आपने करते हैं, आप कुकिंग आती है आपको? कुकिंग आती है मगर नहीं कर पाता हूँ। कभी जिंदगी में एक आध दफा ट्राई हाँ, किया? बिल्कुल क्या किया है। चीज़ ट्राई की थी? निहारी बनाना। निहारी बनाना ट्राई की थी। अच्छा, ये जो सेगमेंट होता है ना, हमारे जो मेहमान आते हैं हम थोड़ा सा बचपन इस बार जानना चाहते हैं कि ज़ाहिर है अब आप लोग इनको देखते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं, इनकी आम लाइफ में देखते हैं तो बड़े ज़ाहिर है सीरियस और ये, लेकिन ज़ाहिर है बचपन जो होता है ना वो सबका शरारती होता है, और जब फिर अपने बचपन से हम जवानी में आते हैं या फिर एक एज में आते हैं तो फिर हम कहते हैं हमने कभी ज़िंदगी में शरारत नहीं की है, जबकि ऐसा नहीं होता है। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर हो। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और इस वक्त हमारे सेट पे मौजूद है कोलगेट। अच्छा, कोलगेट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, अगर आपको अपने दांत स्ट्रॉन्ग करने हैं तो आप भी अपने दांत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन जैसे म्यारी टूथपेस्ट से दिन में 2 दफ़ा ब्रश करें, जिसका कैल्शियम बूस्ट फार्मूला दांतों में कैल्शियम की कमी को दूर करके इन्हें बनाता है स्ट्रॉन्ग। तो जब दांत होंगे स्ट्रॉन्ग तो आप होंगे स्ट्रॉन्ग। तो बिल्कुल जी, कोलगेट इस्तेमाल करें और अपने दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाएं। ख़ास तौर पर बच्चों को बड़ी आदत होनी चाहिए, और ये कैल्शियम की कमी को जो है कोलगेट पूरा करता है। इस वक्त हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी ज़बरदस्त इनसे बातें चल रही हैं। सिकंदर भाई, एक चीज़ जिस पर अभी आजकल हम देख रहे हैं काफ़ी FIRs हो रही हैं, वो ये होता है कि जो मालिक मकान है जब वो किसी किराएदार को रखता है तो वो उसका एग्रीमेंट नहीं जमा कराता, जिस पे FIR हो जाती है, जो एक तरीके से मेरे ख्याल से सही भी है। आप किस तरह देखते हैं, या फिर लोगों की ये लापरवाही है कि भाई किसी को भी जगह किराए पे दे देते हैं और फिर पुलिस FIR काटती है तो फिर रोते हैं? ये जो सिंध का जो ये इसका एक्ट है, टेनेंट एक्ट है, इसका टेम्परेरी रेजिडेंट एक्ट 2015, ये उस वक्त आया था जिस वक्त कराची में एक दहशतगर्दी की लहर थी। इसको बिल्कुल टोटली पॉइंट आउट नहीं किया गया, इसकी SOP कोई नहीं बताई गई है। अब इसमें हो क्या रहा है, इसे बहुत मिसयूज़ हो रहा है। अब रोज़ डेली बेसिस के ऊपर आप समझ लें 100 से 150 FIR होती हैं जो इसके ऊपर होती हैं, ठीक है, जिसके ऊपर ये कोई ऐसा क्राइम भी नहीं होता है, उसको बिल्कुल मिसलीड किया हुआ होता है। पुलिस FIR काट देती है, बगैर नोटिस दिए हुए बंदे को लेकर आ जाती है और इसको एक ASI काट के लेकर आ जाता है। एक आज ही मैंने कराया, एक ASI ने FIR काट दी, एक बंदा अपना घर शिफ्ट कर रहा था, उसको बोला अपना एग्रीमेंट लेकर आ, जो एग्रीमेंट नहीं लेकर आया उसकी FIR काट दी। लेकिन सिकंदर भाई फिर आवाम को भी चाहिए ना कि अगर भाई आप मालिक मकान हैं, क्योंकि आपको पता है माजी में ऐसे कारनामे हुए हैं कि आप लोगों को घर दे देते हैं, तो लोगों को अवेयरनेस की अभी तक नहीं हुई है इसकी कि भाई जब हम एक घर किराए पे दे रहे हैं तो उसका एक एग्रीमेंट जमा करा दें कि भाई ये बंदा रह रहा है आगे। देखिए, एग्रीमेंट जमा कराने का SOP में जो एक्ट के इसमें दिया हुए हैं 15 दिन दिए हुए हैं, और अगर इसके बाद भी एग्रीमेंट जमा नहीं कराते हैं तो आपको एक शो कॉज नोटिस दिया जाता है, नोटिस किया जाता है। बस अब इसको मिस यूज़ कर रहे हैं। अब क्या तरीक़ेकार होता है, बंदा शिफ्ट कर रहा होता है, उसके बाद पुलिस आ जाती है, उनकी डिमांड पूरी आप नहीं करें या उनके साथ आप मुकमुका नहीं करें तो बस आपकी बस यही है। अब उस बंदे का अब क्या कसूर, वो जॉब करने वाला। अच्छा, विद इन 15 डेज़ का भी वेट नहीं कर रहे हैं? 15 डेज़ के बाद भी FIR नहीं हो सकती, और उसको काटेगा भी सब इंस्पेक्टर रैंक का लेवल, और इसको काटने वाले कौन, ASI। अब आप मुझे बताएं उस बंदे का CRO कहाँ पे जाएगा? आप मुझे बताएं, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया, अब उसको पाकिस्तान से बाहर जाना है, जॉब करना है,
कोई किसी के घर में बूढ़ा है, कोई जवान है, अब इसको मिसयूज़ हो रहा है। अब ये हमारे यहाँ मसला देखिए, कानून तो सही है, मैं कानून के फेवर में हूँ कि ये होना चाहिए, लेकिन अब ये थाने के लेवल पे अगर मिसयूज़ होगा तो फिर कहाँ जाएंगे? तो ये जो भी आईजी साहब है इस वक्त में, उन्हें चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर एक्शन लें कि एक प्रॉपर जो निज़ाम बनाया गया, जो इसके SOPs हैं उनको फॉलो कराया जाए। इमरान भाई, आजकल आप करंट अफेयर का शो कर रहे हैं, तो जब बिज़नेस के शोज़ करते थे तो उसमें तो इतनी धमकियाँ आने का चांस कम होता है ना, तो ये जो करंट अफेयर का शो होता है और आप जो ये पॉलिटिशियंस को बिठा के उनको उनकी पटख रहे होते हैं एक आम अल्फाज में, तो उसके बाद अभी धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ, कुछ आपको आना शुरू हुई, कुछ आपको दबाना शुरू किया? इमरान साहब क्या सवाल पूछ रहे हैं आप? नहीं, धमकियों का सिलसिला तो मैं नहीं समझता, वो अनलेस अनटिल कि आप जो है वो शुगर प्रेशर कह लें आप। हाँ, प्रेशर ज़रूर होता है, लेकिन वो भी इतना नहीं होता। लेकिन जो आपने बात की ना, उसमें जो बिजनेस के प्रोग्राम होते हैं, फाइनेंस के, वहाँ पे ज़रा ज़्यादा होता है। अच्छा, जी जी जी। उसमें कौन कर रहा होता है? नहीं, उसमें देखें, मैं आपको बताऊं, ये सियासतदान जो है ना, ये तो एक ही प्रोग्राम में बैठ के और आपस में एक दूसरे से लड़ लेंगे और TRP भी बड़ी हो जाती है। हाँ। आपने कभी देखा किसी दो बिजनेसमैन को आपस में बैठ के और लड़ते हुए? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता। नहीं होता। ठीक, तो उसमें ये होता है कि आपके कोई डिफेमेशन केस आ जाता है, आपके ऊपर हो जाता है, और आपको फिर वो प्रूफ करना होता है। और मेरे एक प्रोग्राम पे ऐसा हुआ था और वो जाहिर है कि मैंने फिर प्रूफ किया। नहीं, आप तो रिसर्च के बाद करते हैं ना प्रोग्राम, तो करना चाहिए, मैं यही तो कहता हूं। लेकिन इमरान भाई, जैसे अब करंट अफेयर के शोज होते हैं, कई दफ़ा आप कई ऐसी भी खबरें दे रहे होते हैं जो अभी किसी को नहीं पता होती, वो आपने ब्रेक की होती, तो उसके बाद ये होता है ना कि भाई थोड़ा प्रेशर कहीं ना कहीं से आ रहा होता है। नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा जो है ब्लेसिंग ये है कि आपका इदारा आपके पीछे खड़ा है कि नहीं। ये तो और ये सवाल तो मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ, इसलिए कि आप जो टारगेट प्रोग्राम करते हैं वो तो टारगेट ही उन लोगों को करते हैं जो इलीगल एक्टिविटीज के अंदर मुलविस होते हैं। नहीं, तो आपके ऊपर तो बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह इदारा तो बिल्कुल जी सपोर्ट में खड़ा है, तभी आज इतने साल हमें भी हो गए, 14-15 साल हो गए, इमरान भाई से कम हुए, लेकिन 14-15 साल तो हमें भी हो गए, तो इदारा तो खड़ा हुआ होता है। तो इमरान भाई, इसमें लेकिन थोड़ा चेंज तो लगता होगा ये करंट अफेयर वाले में। करंट अफेयर वाले में देखें, अब सारा जो है वो पॉलिटिकल इकॉनमी है। आप देखें ना, IMF कौन जानता था इससे पहले? 10 साल पहले कोई जानता था? या IMF का 24वां प्रोग्राम है, IMF का ये 24वें प्रोग्राम में है। इससे पहले के 23 प्रोग्राम में कभी सुना होगा? आज हर कोई IMF की बात कर रहा है। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड विद पॉलिटिकल इकॉनमी, और एक आम आदमी जो है वो ट्रांसलेट हो गया है। ठीक इसी तरीके से GDP का किसी को नहीं पता था, करंट अकाउंट डेफिसिट का किसी को नहीं पता था, किसी को सर्कुलर डेट का नहीं पता था। ये सारी चीज़ें जो हैं रिलेट हो गई हैं अब आपकी अपनी इकॉनमी से। तो जो आपकी अपनी मुआशी हालत है, वही इस वक्त जो है वो पूरे मुल्क की मुआशी हालत है। बिल्कुल जी। और हमारे मेहमान आज आए, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इस नशिस्त में जो है अपनी शिरकत दी। और इमरान भाई के साथ तो आपकी आज टीवी में मुलाकात रहेगी ही, और इसी तरह इमरान भाई आपके लिए दुआ भी है कि आप इसी तरह काम करते रहें और हम आपसे सीखते रहें। सिकंदर भाई, आप इसी तरह लोगों को इंसाफ दिलाते रहें, और बहुत सारी दुआएं इन दोनों मेहमानों के लिए भी इस नशिस्त से। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का मौजू अल्लाह ताला की दी गई बेशुमार नेमतें। मुफ्ती मोहसिन ज़मा हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन भाई, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको एक्स्ट्रा हम कहते हैं नेमतें मिलती हैं। तो जब आपको नेमतें मिलती हैं तो क्या उसका चर्चा करना चाहिए? देखिए, कुरान ने बड़े वाज़ेह तौर पर फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। कुरान पाक की ये आयत हमें वाज़ेह फरमा रही है, जब तुम्हें अल्लाह की नेमत मिले चर्चा करो। चर्चा से मुराद ये नहीं है कि बिला वजह आप उसे उन लोगों के सामने ढिंढोरा पीटना शुरू कर दें जो कि उस नेमत की कदर नहीं करें, बल्कि आपको हसद भरी निगाहों से या आपको नज़र लगाएं। चर्चा से मुराद ये कि आप अल्लाह का शुक्र अदा लाएँ और उन लोगों को बयान करें इस नेमत का, ताकि वो लोग भी ये नेमत हासिल कर सकें जो आपको अल्लाह ने अता फरमाई है। तो कुरान की आयत है, बिल्कुल आप चर्चा करें। चर्चे से ये मुराद कि अल्लाह का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र बजा लाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए तारीफ़ करें कि रब ताला ये तो औरों को भी नेमत दे सकता था, लेकिन तूने मुझे अता फरमाई। क्योंकि याद रखिएगा, ये जो नेमतें होती हैं ये अल्लाह ताला अपनी ख़ास करम नवाजी फरमाता है तो बंदे को अता फरमाता है। बेशक। अच्छा मोहसिन भाई, यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन आती है, जबकि आपने गो के क्लियर कर दिया है। हमारे यहाँ लोग चर्चा का मतलब ये समझते हैं कि जी अगर सपोज़ कोई गाड़ी लिए, नेमत है, अल्लाह ताला ने बड़ी गाड़ी दी, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी गाड़ी दी, या कोई मोबाइल ख़रीदा किसी ने, नेमत ही हम उसको कंसीडर कर लेंगे।
तो उसको फिर हम सोशल मीडिया पे भी डालते हैं, ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह लिख देते हैं। इससे कहीं ना कहीं किसी दूसरे के अंदर एक तो हसद का मादा आता है, वहीं एहसास कमतरी भी आती है। तो ये चर्चे को थोड़ा सा और क्लियर कीजिए, क्योंकि लोग चर्चे का अल्फाज ये समझते हैं कि बस जी अब हमने सब। देखिए मैं फिर आपसे एक बात कहूँ, देखें कोशिश की जाए अपनी ज़ात से बिल वास्ता या बिला वास्ता किसी भी शख्स को तकलीफ़ ना दें। जाहिर सी बात है, आप जिस मुआशरे में रह रहे हैं आप जानते हैं कि जो आज इकनॉमिकली हालात व वाक़यात हैं, लोगों के पास तो खाने के पैसे नहीं, लेकिन आप पिज़्ज़ा की तस्वीर खींच के जब लगाते हैं तो गरीब के दिल से पूछें कि उसके बच्चे के लिए जब पैसे तो उसके दिल पे क्या गुजरती है। तो बात इतनी सी है कि अगर यही शुक्र बजा लाना है तो आप छुप के भी कर सकते हैं। छुप से मुराद की ज़रूरी नहीं कि दुनिया में आप वो करें, आप चंद ऐसे लोगों के साथ जिसमें बैठे हैं उसमें शुक्र बजाएं। और फिर आपको बताऊँ, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसे हुज़ूर ने फरमाया अल ऐनुल हक़, नज़र हक़ है, आप नज़र बद से बच जाते हैं, उन मामला से बच जाते हैं जो काम आप करना चाहते हैं। आप देख लीजिएगा, जो लोग जानबूझकर चीज़ें आया करते हैं उनकी ज़िंदगी और जो लोग खामोशी के साथ उस नेमत का जब शुक्र, उनकी ज़िंदगी कितना फ़र्क है। क्यों? क्योंकि वो उन चीज़ों से बच जाते हैं जो आफ़ात व बलियात नागहानी कही जाती है कि यह नागहानी आफ़त इसके ऊपर आ गई। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा अमल किया। अच्छा, ज़ाहिर औलाद एक बहुत बड़ी नेमत होती है, ज़ाहिर हर साहिब औलाद इसको समझता है। बहुत सी जगहों पर हम देखते हैं कि 2 से ज़्यादा बच्चे हो गए, 3-4 हो गए, तो अक्सर हम उन्हें बच्चों को कोसता हुआ भी देखते हैं। काफ़ी जगहों पे ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में आ गया, ज़िंदगी अजाब कर दी, तो ये भी ज़ाहिर है नेमत के साथ नाशुक्री करना हुआ। देखें ये बिल्कुल नाशुक्री हुआ। देखें जब अल्लाह ताला जब नेमत देना तो उसका बिल्कुल एहतराम भी करना है, उसकी इज़्ज़त भी करनी है और उसको कदर भी करनी है। कदर से क्या मुराद आपको सुनाता हूँ। आपने बनी इसराइल का नाम सुना है? बिल्कुल। बनी इसराइल वो कौम थी या वो कौम है जो अल्लाह ताला ने जिन पर यह करम किया आज और आप और मेहनत करते हैं रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए। अल्लाह ताला आसमान से मनो सलवा उतारता था, यानी उनके लिए खाने का बंदोबस्त, जन्नत से खाना आ रहा है। मनो सलवा क्या था? यानी कि मन कहते हैं ग़िज़ाई अजनास और सलवा कहते हैं बटेर जैसी गोश्त नुमा एक शय थी, वो आसमान से उतरता था और अल्लाह ताला बज़ाब्ते उनको वो खाना देता था। लेकिन यकीन माने जन्नती खाना मिलने के बावजूद एक वक्त आया कि मूसा अलैहिस्सलाम से शिकायत करने लगे कि ये हमें खाना ना दें, हमें वो अजनास यानी गंदम है, आटा है, ये चीज़ें मिलनी चाहिए। तो ये इन्होंने नाशुक्री की तो अल्लाह ने फरमाया तुम्हें मिलेगा लेकिन मैं नहीं दूंगा, जाओ वैसे जैसे जो आसमान से उतरा आसमान से नहीं उतरेगा, बल्कि तुम्हें ये फ़लाँ शहर जाना पड़ेगा, वहाँ से मिलेगा। तो फिर क्या हुआ, अल्लाह ने इस नाकदरी के सबब वो जन्नत से जो खाना था उसे रोका और जिस शहर में ये गए तो इन्हें ज़िल्लत खानी पड़ी। तो मालूम क्या चला, जब आप नेमत की कदर नहीं करते अल्लाह नेमत छीन लेता है। इसी तरह औलाद भी नेमत है, आप उसको कोस रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो अगर अल्लाह ने छीन लिया, यकीन माने मैंने बड़े बड़े अमीरों को देखा रोते हुए 10-10 साल भी उनकी औलाद नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो औलाद ही है। जब आप दुनिया में हो या ना हो, अल्लाह का वो बंदा जो नेक अमल करेगा औलाद के ज़रिए माँ बाप तक पहुँचता रहेगा। अच्छा, जैसे कि हमने शुरू में कहा था कि ज़ाहिर हमारा देखना, बोलना, चलना, हर चीज़ एक नेमत है। मोहसिन भाई, बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ का शुक्र भी अदा करते हैं कि या अल्लाह ताला हम देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, हम सांस ले रहे हैं, तो उसका शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला कितना खुश होता है कि एक चीज़ तो चले जी हमें ऐसी मिल जाती है, इसमें कहते हैं यार अल्लाह तेरा शुक्र, ये हो गया हमारा काम। लेकिन जो चीज़ें बेसिक हमें अल्लाह मियाँ ने दी हुई हैं और हम उसका शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं, और अगर कोई लोग उसका शुक्र अदा करना शुरू कर दें आज से ही, तो उस पर अल्लाह ताला कितना खुश होता है। आप ये देखें, मैं फिर आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, 5 वक्त नमाज के अंदर आप एक सूरत है जिसका नाम है सूरह फातिहा, जिसे आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ है उस रब के लिए जो तमाम आलमीन को पालने वाला है। हर नमाज में आप सबसे पहले इब्तदा सना के बाद इस सूरत की क्यों करते हैं? क्योंकि अल्लाह की आप शुक्र वजह लाते हैं। तो मालूम ये चला कि अल्लाह ताला चाहता है बंदा हर लम्हे शुक्र अदा लाए। और इसका अजर क्या है ये आप पूछ रहे हैं, तो सुनिए, जब बंदा अल्लाह का शुक्र बजा लाता है तो फरमाया लाइन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, ये अल्लाह ताला ने ख़ुद वादे फरमा दिया। जब तुम हर मामले में कपड़े पहन रहे हो, खाना खा रहे हो, कोई नेमत का इस्तेमाल करो और तुम कहते हो अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा एहसान है। आपने देखा ना, खाना खाते हो क्यों कहा जाता है? जब खाना खा कहो, आप मुकम्मल कर लो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों कहा जाता है? ताकि आप शुक्र अदा किया। जब आप ये नेमत का शुक्र बजा लाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं तुमने ये शुक्र बजा किया, मैं तुम्हारे रिस्क में और मज़ीद इज़ाफ़ा कर दूँगा। मैं तुमने अगर ये गाड़ी ली, तुमने मज़ीद शुक्र अदा किया, मैं तुम्हें और गाड़ियाँ दे दूँगा। मैंने तुम्हें औलाद से नवाज़ा, तुमने शुक्र अदा किया, मैं तुम्हें और औलाद दे दूँगा। याद रखिएगा, जितना आप जिस जिस नेमत पे अल्लाह का शुक्र बजा लाते जाएंगे, ये मेरा ईमान है,
अल्लाह ताला उस नेमत में इजाफा करता चला जाएगा। बिल्कुल जी, बात हो रही है अल्लाह ताला की नेमतों पे और हम क्या इस पे कुछ बोलें कि ज़ाहिर है हर चीज़ नेमत है। आज आप स्क्रीन के उस पार बैठे हुए जिन आँखों से मुझे देख रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी नेमत है। ये बाल नेमत हैं, ये नाखून नेमत है, ये वो नेमतें हैं जो हमें बगैर कुछ किए ही जब हम दुनिया में आते हैं मिल जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं अब दुनिया में आते हैं तो उनसे ये नेमत अगर उन्हें नहीं मिलती तो उसका दर्द वो लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। जितना हो सके अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। इस नशिस्त का मकसद भी यही होता है कि हम आप तक वो बातें पहुँचाएँ जिससे जो अगर अमल आप भी करें तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें भी इसका अजर मिले। हमारी जो लालच होती है वो ये होती है कि थोड़ा सा जब आप उस काम पे अमल करेंगे और हम में से किसी की बात सुन के करेंगे तो उसका अजर हमें भी मिल जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए और जो हमसे गुनाह हो जाते हैं जाने अनजाने में उसको माफ़ करे और जितना हो सके अल्लाह ताला का शुक्र करें। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो गया है। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।